हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे और हम लोग अब लास्ट टॉपिक है, इसका मतलब लास्ट लेक्चर है, यानी कि मतलब लास्ट चैप्टर है अपना केमिस्ट्री का। इसका बाद केमिस्ट्री अपना खत्म हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ा दिया फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, सेकंड पढ़ाया, थर्ड पढ़ाया, फोर्थ कल का वीडियो अपलोड हुआ है, 5 देख लीजिए, 5वां चैप्टर आ जाए और अपने केमिस्ट्री का होता है खत्म हो जाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ना है? तत्वों का आवर्त में वर्गीकरण करना है हमको। ये आवर्त क्या होता है, तत्व क्या है, वर्गीकरण क्या है, सब समझेंगे हम लोग। ठीक है, इस चैप्टर में ही करना है। समझ में आ रहा क्या? कोई एलिमेंट होगा, जैसे हम लोग को पता है 118 तत्व है, तो कैसे कैटेगरी करेंगे, कैसे बांटेंगे, इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना? आप लोग पढ़े कार्बन चैप्टर, कार्बन में कैसे कैसे होता है आप जानते हैं। कार्बन का 6 होता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मतलब कितने नंबर पाता है? 6 नंबर पाता है। अगर मैं संयोजकता की बात करूँ तो कितना होता है? 4 होता है, होता है ना? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना, क्योंकि 6 तो टोटल ही है। ठीक है क्या? 4 कार्बन नहीं दे सकता है, नहीं ले सकता है, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे क्या? तत्वों का आवर्त में समीकरण। आवर्त क्या होता है, आवर्त समूह क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले समझ लीजिए आप उसी को, उसके बाद चैप्टर को समझिएगा। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे थे? तत्व क्या होता है सब समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। और जो मैं बुक आपको दिख रहा है वो NCERT बुक है। ठीक है, आप घर पे अगर आप NCERT बुक है तो पढ़ सकते हैं। यदि आपके बोर्ड में चलता है तो और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, नहीं चलता है तो जो आपके बोर्ड में चलता है उसी बोर्ड को रेफर करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए आप लोगों को दिखा दे रहा क्या? ठीक है, तुम्हारा क्या मॉडर्न है, क्या ये मॉडर्न? इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्या है ये? विजुअल है ना, सबको दिखाई दे रहा है ना? देखिएगा, ये तुम्हारा क्या बोला? आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। बाबू याद कैसे करें? देखिए कैसे है तुम्हारा, देखिए गौर करने से। अगर मैं बोलूं जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे, उसे हम लोग बोलते हैं समूह। समूह बोले तो ग्रुप। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ग्रुप। जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे ऐसे की ओर, ऐसे की ओर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। तो बताइए कितने ग्रुप है? तो बोले 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। कंप्लीट यहाँ तक? तो क्या आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर तुम्हारे कितने क्या बोलते समूह है, ग्रुप है? 18 ग्रुप है। कंप्लीट यहाँ तक क्या? ये जो 18वां ग्रुप है ना, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं नियोन गैस। क्या बोले इसे? ये ऐसा गैस है जो किसी रिएक्शन नहीं करता है। हीलियम, तो यहाँ पे क्या? हीलियम, नियोन, आर्गन, ट्रिप्टियम, एक्सोनियम और फ्रीडॉन। और तुम्हारा क्या है? फ्रीडॉन। एक तरह से तुम्हारा ऐसा तत्व है जो रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? इसके बाहरी कक्षा में जो 8 मतलब ऑस्ट्रिक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो फूल है। फूल होने की वजह से किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया क्या? 18 समूह होते हैं। चलिए इधर देखिए, जो इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना जी, क्या बोले कितने हैं? 7। इससे बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसे? पीरियड है। पीरियड बोले तो आवर्त। क्या बोले इसको? आवर्त। आवर्त कितना होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। सर मैं ना टोटल तत्व कितने हैं? क्या बोले सर जी? 118 तत्व है। अभी तक जो हम लोग को ज्ञात है 118 तत्व ज्ञात। समझ क्या? इसे हम लोग 3 भागों में बांटा गया। जैसे कि आप लोग देखिए ऊपर की ओर देख रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? जो ग्रीन वाला पड़ा वो जितना भी दिख रहा था अभी, वो सब क्या तुम्हारा? धातु का मतलब होता है इसमें करंट पास हो जाए, इसमें मतलब पीटने पे लंबी चादर का रूप बदल सकते हैं, ये तन्यता होता हो, इसमें चमक होती हो, इसमें साउंडिंग होता हो, मतलब आवाज होता हो, इसमें चमक है, इसमें धातु है। अब देखिए उपधातु क्या होता है, पहले समझिए। अधातु क्या होता है? अधातु का मतलब इसका उल्टा विपरीत है, इसका विपरीत होता है। इसमें चमक नहीं हो, इसमें करंट पास नहीं होता हो, ठीक है, और जिसमें तुम्हारा पीटने पे टूट जाता हो तो, लेकिन क्या बोलते हैं, और चादर में नहीं बदल सकते हम लोग। ठीक है, और इसे पीटने पे टन की आवाज नहीं आएगी। देखिए ये भी तुम्हारा धातु है, धातु। अरे ये मार्कर भी क्या है? धातु। देखो टप टप की आवाज आ रही है, आप स्कूल में देखे होंगे घंटी बजती है तो टन की आवाज आती है, ना कि पट पट की। देखो यार कर अन्य तरह से इस कंडीशन में दोनों क्या है? धातु है। और यहाँ देखिए ये उपधातु। क्या ये? उपधातु। उपधातु माने इसका भी लक्षण, इसका भी लक्षण, दोनों लक्षण वाला काम करता हूँ, इसलिए क्या बोले इसको?
धातु है। कभी तुम्हारा धातु वाला काम कर रहा है, कभी अधातु वाला काम कर रहा है। जैसे आप लोग बचपन में खेले क्रिकेट मैच, ठीक है, तो एक दो बीच में हो जाता है वो, पता ना जी, इन्हें फील्डिंग करेगा बेचारा, इन्हें फील्डिंग करता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा क्या, इन्हें से भी खेलेगा, इन्हें से भी खेलेगा, उसे बोलते हैं बीच का, तो बीच का हो जाता है, ठीक है क्या। अब यहाँ देखिए क्या बता सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, देखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से क्या करता है, अलग करता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये देखो ये दिख रहा है क्या, टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से क्या करता है, वहाँ पे अलग करता है। कंप्लीट है सबको क्या, हम लोग को 10वां क्लास तक पढ़ना क्या है, देखिए यहाँ तक समझ में आया क्या होता है पीरियड, क्या होता है समूह, कंप्लीट। अगर हम बोलूँ समाज आधुनिक समांतर से आधुनिक आवर्त श्रेणी के अंदर कितने समूह होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, समूह में ग्रुप होता है, मैं 12 ग्रुप बोलूँ, ठीक है, समझ जाएगा आप लोग। अगर बोलूँ पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, समझ में क्या। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 128 एलिमेंट है, ठीक है, हाँ सॉरी 128 नहीं है, 118 तत्व है, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसे याद करते, कैसे याद करें, देखिए हम लोग को याद करना है 20 तक, लगभग 20 से ज्यादा नहीं आता पेपरों में, ठीक है, 20 तक याद करना है। 20 तक याद करने में तुमको बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ से करना, हा ही ली बे, ठीक है क्या, हा पैसे आठ समझाऊंगा, हा ही ली बे, बक बकनो, यहाँ तक बकनो फनी, ठीक है यहाँ तक, बकनी फनी, बकनो फनी, यहाँ पे देंगे ना मगल, ना मगल यहाँ तक, बस कलर, बस देखो ना मगल सी, बस कलर कक्का, कलर याद आ गया, कलर बस कलर कक्का, कक्का मने यहाँ, बस 20 तक याद करिए। नहीं कलर मतलब बस कलर कक्का, देखिए याद कैसे करेगा, हा से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, एल से लिथियम, रेडियम ब्रॉन सॉरी बेरिलियम इसे बोलते हैं ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्रोमियम आदि, क्या है आर्गन, और इसे बोलते हैं पोटेशियम और तो आप कैल्शियम तक याद रखिए। बस कैसे याद कर रखिएगा ऐसे, अब ट्रिक लिख लिया, मैं लिखता हूँ हली, देखो हली, बाद में लिख मैं लिख दूंगा हली, हली नहीं हाली, मैं नीचे वाला पढ़ने लगा, हा ही, देखो मैं बताता हूँ फिर दोबारा से, हा ही ली बे, बकनो याद है, बकनो आ गया था, बकनो नो नो, बकनो फनी आगे, फनी ना आगे ना, मगल मगल आ गया, मगल सी, बस याद हो गया, कलर याद हो गया, कक्का। ये 20 तक केमिस्ट्री, 20 तक कैल्शियम को याद रखिए। बोलेगा आप कैल्शियम क्वेश्चन कितने नंबर पाता है, बोलेगा 20 नंबर पाता है। ऑब्जेक्टिव पूछने लगे तुम्हारा लोहा आता है बाबू, तो बोले लोहा, तो तुम्हारा कितना नंबर पाता है, कहा गया यहाँ पे 26 देगा लोहा, ठीक है। और एक और आता है जो कि पेपर में बहुत फेमस है क्वेश्चन, कॉपर 29 नंबर पाता है। ये कुछ ऐसा शब्द है ना जो आप याद कर लीजिए, अगर याद करा ले देखिए कैसे याद करते हैं, ऐसे देखना सारा तत्व याद हो जाए तुरंत में। ध्यान देखिएगा, हली हली ना कर रब से फरियाद, देखो यहाँ पे हली ना कर रब से फरियाद, ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबेडियम, ऐसे बोलते हैं कैल्शियम, सेजियम, ऐसे क्या बोलते हैं, फ्रेंसियम है ना, ऐसे बोलते क्या, कैल्शियम है ना। चलिए इस कैसे सब एक ही ग्रुप का है, ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाहर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो तुम्हारा क्या होगा, 1 होगा, क्यों 1 होगा सर जी, इसका भी 1 है, सबका 1 होगा, तो 3 नंबर बनाता है जी। देखिएगा पहला हाइड्रोजन तो 1 ही नंबर पाएगा, आएगा ना। दूसरा क्या आता है यहाँ पे, दूसरा तुम्हारा ली, और ली तुम्हारा 3 नंबर पा रहा है, तो एक तो बाहर ऑलरेडी है, दूसरा देखो 11 नंबर पाता है, तो 11 सोडियम में आता है ना बाहर जी, 2 हो गया, और 3 4 5 6 7 8 एक बाहर, तो 9 10 हो गया, तो बाहर 11, तो सारी बाहरी इलेक्ट्रॉन में, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है क्या, कंप्लीट आता है सबको, कोई डाउट। और देखिएगा चलिए आगे देखते हैं, ठीक। और मैं क्या करने वाला तो हो गया ना ये लाइन, और देखिए कैसे याद करते हैं। दूसरा लाइन देखिए, ये तो हो गया हली न कर रब से परे बेटा दी, हली न कर रब से फरियाद, समझ में नहीं चीज, हली न कर रब से फरियाद, मतलब रब से नफरत मत करो, सुना ना। यहाँ क्या बोल रहे हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सुनिए बेटा बी से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या फिर राजी बोल दो,
अगर गरीब है तो रोएंगे, राजी है, अमीर है तो राजी है, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिएगा इसे कैसे याद करेंगे। ग्रुप नंबर 13 देखो, बैगन आलू गाजर और इन थैला। सुनिएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला, मतलब बैगन आलू गाजर इन थैला के अंदर है। बैगन माने ब्रॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, सॉरी इंडियम, फिर क्या होता है थोरियम, थैलियम है, ठीक है। एक तरह से इसे क्या बोलेंगे, बैगन आलू, बी से बैगन, ए से आलू, गा से गाजर, इन थैला, तो थैला के अंदर सब कुछ है, ठीक है क्या। और यहाँ लिखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोला था, क्या बोले आप समझिएगा। देखो का है, दूसरे सुनिए, का है सीता जी, सुनिए, का है सीता जी सुने प्रभु, सुनिए क्या बोला यहाँ पे, का है सीता जी सुने प्रभु। यहाँ देखना क्या बोलते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन, और इसे क्या बोलते हैं लेड। समझ में क्या, इसे याद करने का तरीका बता रहे हो आप, ठीक है, वरना याद नहीं होते सब, सही बता रहे। अब यहाँ देखना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, नो, यहाँ पे बोल रहे हैं, नहीं एक मिनट रुक जाइए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एन मैंने बोलेगा, देखो न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए। सुनिएगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, मतलब सब बिक गया, इसे इतना मतलब नहीं है, याद रखते हैं। यहाँ पे देखना, ठीक है ना, इसे बोलते हैं क्या, OS सोडियम, इसे क्या बोलेंगे, देखो एक मिनट, ये तो याद क्यों नहीं आ रहा है यार, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समझिए सबको, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिएगा, ये ना जी, तो OS ऐसी, और इसे क्या बोले, ओल्ड स्टाइल से टिपो, टिपो क्या, ओल्ड स्टाइल से टिपो, दोनों हो गया, ठीक देखिएगा। ओल्ड स्टाइल से क्या करें इसको, टिपेंगे, ओल्ड माने ऑक्सीजन, सल्फर, और क्या बोलते हैं सिलेडियम, क्या लिखा है, स्ट्रेडियम है, स्ट्रेकियम, और यहाँ पे क्या लिखा है, टेरियम, और इसे बोलते क्या, दिखाई दे यहाँ पे पोडियम, तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको देखिए कैसे बोलेंगे, इसे बोला फिर मतलब ऐसे बोला, फिर कल आंटी बाहर निकली, ऐसा नहीं, हाँ निकली बाहर आंटी, देखो ब्लैक हो गया, आगे कल बाहर आई, देखो देखिए और हमें क्या बोल रहा है, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, देखना भाई बहुत दिन के बाद आई होगी ना, इसलिए बोला फिर कल बाहर आई आंटी। यहाँ देखिएगा, इसे बोलते हैं नीना, नी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैना, नैना, करीना, क्या बोलते हैं इसको, देखना, एक सारे रंगीन और क्या बोलते हैं, सुनो कर टीना, नीना, नीना और करीना, है ना, देखो नीना, नीना, नीना और करीना, एक्सेल माने क्या होता है, और सब यहाँ पे लिखे हैं, और आर माने याद कर ले इसको, ठीक है, दो अच्छा, देखो नीना, नीना और करीना एक्सजेनियम से बाहर निकले, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, कुछ ऐसे सेट नहीं करा, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, नीना, 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 नीना और करीना, एक्सी और आर एल, कुछ याद कर, ठीक है। तो अपना पूरा टॉपिक यहाँ पूरा एक्सरे रंगीन, एक्सरे रंगीन, हाँ ये भी बोल सकते हो। देखो हीना, रीना और करीना का एक्सरे जो हुआ ना वो रंगीन हुआ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बीच वाला लिखेगा, इसे बहुत कम एक कविता टाइप का है, मैं बताता हूँ क्या होता है, ये वाला उठा रहा है,
सब में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अपना उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना मूड से मुझे 20 तक सबको याद होगा। आए ले भी बकनो ना अपनी मगर से पिछले रखा, चलिए देखिएगा आप सबको समझ में आया क्या? और एक बार देखा तो बीच वाला वैसे भी आप सुनने कर लोगे मेरे सामने सबको आवाज नहीं करे, ठीक है मैं समझा रहा हूँ। आप खाली तो 20 तक याद करेंगे, जो 20 में हम अच्छे खासे नंबर लेके आ जाओगे। खाली खाली इंटरव्यू आएगा तो परेशान होना। देखिए सामने सबको अगर मैं आपसे बात करूँ तो तुम सुनिएगा। हीलियम के नंबर पर आता है, जैसे कि तुम्हारा परमाणु संख्या बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। हीलियम तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, ये सब क्या है? सब कार्बन दिख रहा है ना, सब 20 तक याद करिएगा आप, 20 तक बस, वे ज्यादा नहीं याद करिएगा, ठीक ना। 20 तक ठीक से बता दिया, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका तुम्हारा आता है सब कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा। ऐसा बोला क्या? कॉपर, कॉपर कितने नंबर पर आता है जी? तो बोला कहाँ? 29 नंबर पे। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18। कितना हो गया जी? 18 तो 20, 20 और 20 2 8 8 कितना हो गया? 10 और 18 18 में कितना डालेंगे जो? 18 में कितना डालेंगे तो कितना होगा? 29 होगा। 18 जो 20 यहाँ पे 10 10 20 10 20 साथ आएंगे ना। देख लीजिए कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए कि मैं बताता हूँ क्या, लोहा का देख लीजिए, लोहा के 26 नंबर बनाता है जी। इसको देख लीजिए क्या बोलते जी, क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम को देख लीजिए, एल्युमिनियम 13 नंबर पे कितना है? पहला 2, तीसरा 8, फिर कितना हो जाए 3। तो आते पेपर में तुम्हारा ये तो ऐसे देगा, बोले कौन सा धातु है या कौन सा तत्व है, समझ में आएगा? ऐसे दे देगा 2 3 और 5 कौन सा तत्व है, के कच्चों में कच्चों में कच्चों में ऐसे दे देगा, पूछ लेगा आपको धातु का नाम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव। हमें कार्बन हम लोग पढ़े ना जी, सब तो ऑब्जेक्टिव आ गया, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और अपना क्लास को आप अच्छी तरह से चलिए। हम लोग पढ़े हैं क्या? तत्वों का वर्गीकरण दिख रहा है आप लोग को। अध्ययन 5 है तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण। आपको आवर्त समझ में आ गया होगा कैसे कैसे हो रहा है, उसी बारे में पढ़ना है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले बहुत लोगों ने गलत साबित किया, बहुत लोगों ने मेहनत किया, तब जाके वहाँ पे आधुनिक आवर्त नहीं पहुँचे, मैंने पहुँच नहीं पाते, ठीक है। देखिए सामने सबको, देखिए सामने जी। किसी को नींद आ रहा है तो नींद नहीं आने दीजिए, बैठने में नहीं बैठा नीचे आके बैठ जाइए, एकदम जरूरी है एकदम चिपक के बैठना जी। खुला खुला बैठिए, ये जगह नहीं है, वो तो जगह नहीं है, हम चिपक के बैठा हुआ है। टिकट तो नहीं ले रखा है, अरे टिकट वाला ऐसे करता है कि हमने सीट है, नीचे आके बैठिए आराम से। देखिए भाई तुम्हारा लूडो खेल रहे, क्या कर रहे हैं? लूडो में समझते हो, सिंपल सी बात है। देखिए बाबू ये तुम्हारा वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना क्यों जरूरी है? जरूरी है ना बांटना जी, क्यों? देखिए सामने लोगों को बांटना जरूरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बांटना क्यों जरूरी है। तो मान लीजिए मैं आपके दुकान में हूँ या मेरे पास एक दुकान है, मैं क्या होता है किराना दुकान है मेरे पास, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ क्या से मतलब अलग अलग बांटूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देता हूँ, सबसे पहले बॉल समझिए, बॉल वाला एग्जाम्पल समझिए। बॉल तो मतलब गेंद की बात हो रही है, ठीक है। मान मेरे पास 3 कलर का गेंद है, पहला तुम्हारा ग्रीन है, फिर हरा, फिर क्या तुम्हारा ब्लू है, ब्लू मैंने नीला, फिर क्या रेड है, और फिर क्या तुम्हारा येलो है। अब देखिए अरे डब्बा है 1 2 3 4, ठीक है, समझिएगा इसको। ऐसे बिखरा हुआ था बिल्कुल, बॉल जाने में रखा हुआ था, ठीक है। मैं सोचा कि इसको मैं एडजस्ट कर लूँ। मैं बोला, एक ग्राहक आया, बोला भैया आपके पास क्या बोलते हैं ब्लू कलर आती है बॉल है क्या? मैंने ब्लू कलर का देखता हूँ। मैंने पूरा खोजा, लास्ट में मिला, ठीक है ना। 1 घंटा के बाद इंतजार कर, कमी है या नहीं बोल दो ना जी, मैं जाऊँगा ना 1 घंटे इंतजार कर, खोज रहा भाई, खोज रहा हूँ। तो 1 घंटा के बाद एक ब्लू कलर का निकल गया बॉल, वो अंदर बिल्कुल अंदर छुपा हुआ था, ठीक है। तो कोई लड़का आता है, अब वो रेड खोजता है, फिर भी वही 1 घंटा टाइम उसको वेस्ट हो रहा है, होगा ना जी। रेड करने का पूरा खोज रहा है पूरा बॉल में से, तो बहुत टाइम उसका लॉस होता है। तो उसने सोचा यार ऐसे करना सही नहीं होगा, एक काम करते हैं, इसमें सब में लिखता हूँ रेड एरा, ब्लू एरा, तुम्हारा क्या ग्रीन एरा, येलो एरा,
इतना सब इसमें पैक कर दो। कर दिया क्या? कोई लड़का है बुल्लू, बुल्लू बोले क्या? मैं देखूंगा बुल्लू, अरे है ले लीजिए। मैं कोई ग्रीन है, ग्रीन है, येलो आगे ले गया, रेड लेके चला गया। अब मान के मुझे मालूम चल गया कि 4 और बचे बॉल रेड, मान चलो रेड बचे 4 बॉल, तो मुझे अंदाजा मिल जाएगा ना जी कि मुझे अब मैं मार्केट जाऊंगा तो मैं रेड बॉल लेके आऊंगा। ऐसे भी नहीं चलता है, इसीलिए इसे कैटेगरी में बांट दिया गया। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो उसे बांटने में ही भलाई होती है, ताकि अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, ये तो बॉल का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं आपसे बोलूँगा दुकान, दुकान देखो ना, कपड़ा थी, राशन दुकान, दुकान है यानी किराना दुकान है। ठीक है, आप जाते हैं बिस्कुट लेने, क्या बोल रहे हो? जगह तनी मनी है जी, आगे देखिए उधर ना, आगे बैठिए नीचे आके। मैं तो शुरू में बोल रहा आप लोगों को कष्ट हो रहा है, नीचे बैठिए। तनी जगह, होने जगह, होने जगह, यहाँ जगह है, तब कष्ट हो बैठा हो बताओ। ये लोग नीचे बैठा है, ये लोग मतलब दूसरा चीज है, एलियन तो नहीं ना है जी। लेकिन सामने चलिए सुकून, अब लेकिन सामने क्या बोला ये समझ में क्या? मान लीजिए मैं क्या बोलते किराना स्टोर में गया, मैं उसको बोला मैं साबुन को एडजस्ट करा, साबुन को, तो बोला साबुन, बोला साबुन 3 तरह का साबुन होता है। साबुन बोलो साबुन दो, तो बोला कौन साबुन दूँ? कपड़े धोने का या बर्तन मांजने का या फिर क्या नहाने का? तो बोला ऐसा बात है क्या? अब मैं बोल दिया कौची बोल रहा हूँ, तो जल्दी बोलो कपड़े धोने का। तो भाई ये काला सी कैटेगरी में गया, इसमें से एगो निकाल के लेके आ गया। मैं बोल रहा हूँ साथ नहाने वाला, नहाने वाला गया लेके आ गया। नहाने वाला में अलग अलग कैटेगरी का, नहाने वाला भी अलग अलग है, कोई लाइफ बॉय है, कोई मतलब वो है बहुत लक्स है, कुछ और टाइप का है ना। इस सबको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। क्यों बांटा गया? सोचिए, ताकि सुविधा हो हम लोग को। बिस्कुट खरीदने जाते हैं, मान लीजिए बिस्कुट भाई बिस्कुट दे दीजिए, कौन सा बिस्कुट, नमकीन मीठा या आदि क्या बोलते हैं, नमकीन मीठा, बोले हम मीठा चाहिए हमको, तो मीठा वाला कैटेगरी में जाएगा, खोज के लेके आएगा। क्रीम वाला समझ में आया क्या? तो बोला नहीं हमको नमकीन चाहिए, नमकीन वाला लेके आएगा। यानी कहने का मतलब हर चीज़ क्या है, कैटेगरी में बांटना बहुत जरूरी है, ताकि आसानी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगर नहीं बांटेंगे तो वही टाइम वेस्ट होगा ना जी। कस्टमर रुकता नहीं किसी के लिए, फिर आप ऐसी बैग करके रख देंगे तो फिर रुकेगा जी। तो भाई मुझे बिस्कुट चाहिए क्रीम वाला, ठीक है ले ले। अब मैं पूरा खोज रहा हूँ कहाँ क्रीम वाला, कहाँ क्रीम वाला, लो लास्ट में बोला कि भाई नहीं है। फिर जब देखा गया वो, तो फिर मिला कि ये है। कितना दुख होता होगा, कस्टमर आया खरीदा नहीं, चला गया, सुना ना। इसलिए सबको कैटेगरी में बांट के, इससे हम लोग को बांटने के लिए इसे इस चक्कर को दिखाया गया है। कंप्लीट है सबको? मतलब ऐसा सोच समझ में आया क्या सोचना चाहता है जी? अलग अलग भागों में बांट देना, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो जब हम लोग वरी करने का मतलब ही बांटना होता है। आभार तो मैंने जो मैं बताया, जब पीरियड तत्वों का आवर्त है एक तरह से, तत्व इसमें बढ़ रहा है ना तरह से, इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट भी 3 तरह का होता है, आदि लड़का भी 3 तरह का होगा। मॉडल लड़का होता है, मॉडल में पूरा स्टाइलिश, समझ ना, चल होता है ना एक तरह से। अब एक होता है नॉर्मल, पुराने जमाने वाला कपड़े पहनता है, पता ना, एक तरह से साधारण है, नॉर्मल ना हो, एक पूरा दम वही मॉडलाइज, पूरा फटा हुआ पहनेगा, ये पहनेगा पूरा दम जैसे मन तैसे रहेगा, वो पूरा मॉडलाइज है। सेम टू सेम ये भी ऐसी कैटेगरी में बांटा गया है। समझ में आया चीज क्या? स्टूडेंट को भी यही हाल है, कोई को बहुत तेज है पढ़ने में, कोई बहुत है, कोई नॉर्मल है ना जी। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को समझ नहीं आता है, किसी को समझ में आ गया तो भी मतलब बहुत अच्छा एक तरह से, और किसी का नॉर्मल समझ में आता है। यहाँ पर नहीं समझ में, घर जाकर बोल दिया, उसे बोलते नॉर्मल स्टूडेंट। यहाँ पढ़ा तनी से 5 मिनट पढ़ा, पूरा समझ में आ गया, उसे बोलते हाई स्टूडेंट। और जब मैं दिन भर पढ़ाया और पूरी रामायण खत्म हो गया, बोले सीता जी नहीं मालूम चला कि सीता जी कैसे थे यार, कपड़े कैसे पहन लेते, तो गया भाई। टेबल में ला गया सीता का 3 बेटे 2 बेटे। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, समझ में आया चीज। चलिए देखिए 9वीं कक्षा में इतना बड़ा 9 क्यों लिखा है, क्या बता 9 इतना बड़ा क्यों लिखा है बताइए, ताकि आपको याद आ जाए कि पिछले कक्षा में क्या क्या पढ़ा। सब में लिखता, क्यों लिखता, रीजन है ना, क्योंकि आप पिछले कक्षा से कनेक्ट है। अब तुम सोच रहे हो कि सर मैं तो 8वां पढ़ा नहीं 9वां पढ़ा नहीं, उससे उसका मतलब है जी तुम नहीं पढ़, तुम्हारा गलती है। देखिएगा 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ, तत्व, मिश्रण है यौगिक पढ़े ना जी, तत्व पढ़े, मिश्रण पढ़े और यौगिक पढ़े के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के क्या तो परमाणुओं से बने होते हैं। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, अणु तो खाली क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन तो खाली ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है चीज क्या? और देखिएगा क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल पाया है? देखिएगा पता चला है, पता चल चुका है। तो हम लोग जानते हैं बाबू, आज तक 118 तत्व में जानकारी है आज तक।
समझ में आ गया? आज कितने तत्वों की जानकारी है? तत्वों की जानकारी है, इन सभी तत्वों के गुण। मेरे बाबू 14 दिया, कोई दिक्कत नहीं, गलती दे रखा है, ठीक है। 118 तत्व होते हैं, सुनिएगा। 118 तत्व इसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और इंक्लूड हुआ है कुछ कुछ एक ब्रोमेन का करके, ठीक है। टोटल मिला के इतने तत्व है, ठीक है। चलिए देखिएगा सामने, आप कोई ना बोले। आज तक सुनिए, आज तक हमें 118 तत्व की जानकारी है। अभी सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न, और इसमें 94 तत्व प्राकृतिक है। कितने प्राकृतिक है? 94 तत्व रूप में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बोला क्या? 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, मतलब स्वतंत्र भी और जटिल अवस्था में भी। आवाज नहीं करे, ठीक है। चल देखिए सामने यहाँ पे, अरे बाद में देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा सब कुछ, ठीक है। देखिए जैसे जैसे देखिएगा, जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों को, गुणधर्म ने प्रॉपर्टी, ठीक है, गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे, इकट्ठा करने लगे। और उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। बोला यार ये सब कितना कठिन है यार जानकारी लेना, ठीक है, कठिन लगता गया। और उन्होंने इस गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप को ढूंढना आरंभ किया, स्टार्ट किया, जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों को आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। इतने सारे तत्व दुनिया के अंदर 118 तत्व है, ठीक है। उसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे? क्या वजह उसको पढ़ने के लिए? कैसे हम उसको कैटेगरी करके पढ़ेंगे? क्या सभी तत्वों को पढ़ेंगे? नहीं, इसे अलग अलग कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे हम लोग। और सभी तत्वों को पढ़ेंगे तो भाई एक साल तो पढ़ने में लग जाएगा, खाली सिलेबस इसको, पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। समझिए इसको, पेपर में कैसे कैसे आता है। बोलता है भाई आगे से फिर जाने पर क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। एक बार पढ़ लीजिए, तब आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन अगर होगा वैसे नहीं एक आध गो, पर छूटेगा नहीं कोई भी। हम पेपर पक्का फोड़ के आने का, देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्या अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, मतलब बहुत सारे ऐसे मान तुम ऐसे बैठे हो, अरेंज करो, लड़की के एक सेट कर दीजिए, वो भी लड़की 6ठी क्लास में, वो लड़की 7वां क्लास में, 8वां क्लास में, 2 एक साथ, लड़का 6ठा 7वां 8वां अलग अलग सर। मैंने उसे कर अरेंज कर देना, ठीक है। तो इसे अरेंज कर रहा हूँ, चलिए देखिएगा। मैं एनसीईआरटी क्यों लिया? पीडीएफ से पढ़ सकता हूँ, एनसीईआरटी से दिमाग पूरे फिट हो जाएगा, अगर पीडीएफ से एकदम और फिट हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न वस्तु एवं प्राणियों को उन्हें गुणधर्मों के आधार पर उसे वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या बोला इसने? आपसे बोला प्राणियों को और उसे गुणधर्मों पे। यहाँ पे स्टूडेंट है ना जी, तो बहुत तेज होगा, तो बहुत होगा, कोई नॉर्मल होगा, उसके हिसाब से बांट सकते हैं इसको, इसी तरह बांट रहा है। अन्य स्थिति में भी हमें गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुकान में देखे होंगे ना, तो दुकान में साबुन को एक साथ एक स्थान पर रखे जाते हैं, और देखिएगा, जबकि बिस्कुट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता है, मतलब बिस्कुट को अलग स्थान पर कहने का मतलब, ठीक है। और यहाँ तक कि साबुन में भी नहाने की साबुन को कपड़ा धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। आ गया समझ में? क्या क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसे आसानी हो बेचने में, ठीक है। अब इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए, ताकि अव्यवस्थितियों को व्यवस्थित किया जा सके। मतलब टेढ़ा मेढ़ा था जैसे बनते था, उसे क्या कर सके, अच्छी तरह से मतलब सजा सके। कंप्लीट आता सबको। इस तरीके से साबुन सजाया हुआ है। अब किताब घरों में दुकान में जाकर देखिए, बिल्कुल सेम तत्व भी ऐसे सजाया हुआ है, ठीक। चलिए अब डॉबराना का तरीका क्या होता है? डॉबराना एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? ये बोलते थे ना बाबू, पहले समझिए क्या बोल रहा था। ये बोलते थे कि देखिए बाबू, जितना अमर सरानी है, अमर सरानी के अंदर तो एक तत्व, बी तत्व और सी तत्व है। ये क्या बोलते थे? सुनिए सबको सामने को बाबू। यहाँ पे क्या बोलते थे? ये मत सोचना कि मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ेंगे, कभी सोच मत लेना दोबारा पढ़ेंगे, टाइम नहीं है। बता दे एक बार मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा क्यों ले जा रहा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो पूरा फोड़ के जाने का, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होने वाला है। सब क्लासरूम से बाहर आएगा, एक भी क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। यकीन नहीं आएगा पेपर से निकल के देख लीजिएगा, कोई तो रोएगा, कोई हंसेगा। जो अच्छा से पढ़ेगा वो हंस के निकलेगा, और जो मस्ती ले रहा ना वो गया वो छोड़ता, कोई खत्म, वो कहानी नहीं मिलती। 10 को में वो फेल नहीं होता, क्या होता है, होने दो फेल,
फेल होना भी जरूरी है, सब ऑफिसर बन जाएगा जी। अरे यार नली उली कौन साफ करेगा, तो उसका भी तो बनना चाहिए ना, भगवान उसको भी तो रखा है व्यवस्था। याद आओ बेटा तुम्हारे लिए ही है, तुम सोचो कौन तुम्हारे लिए क्या बोलते थे, कौन नली साफ करने के प्रति जा रहा है। मैं तो नहीं जा रहा, तुम तो नहीं जा रहे, सोचो अपने आप में। जो जा रहेगा वो नहीं करेगा मेहनत, जो नहीं जाएगा वो करेगा। उल्टा बोल दिया क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीधा समझ जाना। देखिए यहाँ पे कोई ये तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी मास की बात हो रहा है, और इसका भी मास द्रव्यमान। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो उसे डिवाइड कर देता हूँ तो तुम्हारा बीच वाला का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है देखिएगा, इसने बोला क्या, मैं ए प्लस बी को अगर जोड़ दूँ और 2 से भागा दूँ तो मेरे पास, सॉरी ए प्लस सी को जोड़ दूंगा अभी से 2 से भागा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी वाला परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। अब इसने कितने खोदा था बाबू, इसने 3 खोदा, कितने 3, तो 3 को, तो एक वाले में 1 है, 3 में कितने तत्व आ रहे हैं, 3 गो, 3 गो में कितने तत्व आएंगे, 9 गो। तो ये तुम्हारा जो डोबरा है थे ना, वो 9 तत्वों पर लागू कर पाए थे। ठीक है, अब 3 नाम क्यों पड़ा इनको, क्योंकि तुम्हारा 3 तत्व था इसमें। समझ में आता चीज क्या, ऐसे पढ़ेगा काम समझ में आ जाएगा। देखिए सारे मैं इसे उठा रहा हूँ, देखिए सन 1817 ईस्वी में, डेट को मतलब नहीं है कोई इससे, क्योंकि ऐसा चीज हो रहा है। ठीक है, सन 1817 ईस्वी में जर्मन रसायन, मतलब जर्मनी के थे क्या, केमिस्ट्री वाले तो मतलब साइंटिस्ट थे। अब क्या उनका नाम था क्या, फुलफंगा डोबेरन। क्या नाम है, फुलफंगांग डोबेरन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को, समान माने इक्वल गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3 तत्व वाले उस समूह को एक इकट्ठा किया। 3 तत्व वाले, देखो 3 और 3 दिख रहा है क्या, 3 तत्व को इकट्ठा करके देखो चुना एवं उन समूह को त्रिक कहा गया। क्या नाम उसको दिया, त्रिक। तो त्रिक दिया, 3 था। समझ में आया चीज क्या। अब देखिए डोबेरायनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उसके आप परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, आरोही माने बढ़ते क्रम में, आरोही माने क्या होता है, अगर बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाला तत्व होगा ना, बीच वाला ये वाला बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत माना होता है 2 से भागा देना। औसत क्या होगा तुम्हारा, बराबर होता है। औसत होता है, औसत मैंने देखिए ऐसे, इसने बोला कि ए प्लस बी, ए और सी बटे 2 भाग रहे तो क्या जाएगा, बी का लगभग बराबर है, क्या आएगा, लगभग बराबर आएगा। औसत मैंने लगभग होगा, इसने बोला लगभग औसत के बराबर होने वाला है। इसने बोला, डोबेरायनर ने बोला, इसलिए इसे नाम क्या पड़ेगा, डोबेरायनर का त्रिक। क्या किस किस तत्व पर लागू हो पाए, देखिए लागू। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो देख लीजिए, आपको समझ में आया त्रिक क्यों बोला इसको, तो 3 तत्वों पर इसने एक्सपेरिमेंट किया और तीनों तत्व, पहला तत्व और तीसरा तत्व जोड़ के 2 से भागा दे देंगे तो दूसरा तत्व मिल जाएगा, तो द्रव्यमान मिला, द्रव्यमान चेक करते हैं। उदाहरण के लिए क्या बोला बाबू, लिथियम लिया, क्या लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया। चलिए यहाँ पे देखिए, कहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पे होगा, यहाँ देखिए तीनों तीन का नाम देखिए, लिथियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सोडियम, स्क्रेडियम, ब्रोमीन, पोटेशियम, मतलब क्या बोलते हैं, अरे उल्टा बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, समझ ना क्या बोलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, स्क्रेडियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 3 ऐसे तत्व, 9 तत्व ऐसे हैं जो इसके बातों में फॉलो करते थे, लेकिन कोई नहीं करते, कोई नहीं, बाकी कोई तत्व नहीं किया एक्सपेरिमेंट। सबको सामने ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना। चलिए हम लोग क्या पढ़े थे, उदाहरण के लिए यानी कि डोबेरायनर का त्रिक था, तो क्या था, सोडियम मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो आपस में अगर दोनों को अरेंज करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा बीच वाला आ जाएगा। ये डोबेरायनर ने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और भी तत्व है। देखिए त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या तुम्हारा, त्रिक पर ध्यान दीजिए, परमाणु द्रव्यमान 6.9 और 23.0 तथा 39.0 है, और लिथियम एवं पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या है, तो इस का औसत ही है। सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है, अभी करके बताया ना हम लोग, वैसे कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रणाली में 5.1 में 3 तत्वों का कुल कुछ समूह दिए गए हैं। अब इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह डोबेरायनर का त्रिक बताता है, ये वाला और ये वाला नहीं बताता है।
इन्हें नहीं बताएगा जी, नहीं बताएगा, तो दोबारा से कर लीजिए। इसने कौन सा बता दिया, हमको पता है कैल्शियम, स्टेडियम, ब्रोन, क्या हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ना है जी। सोडियम पोटेशियम लिखे में था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। देखिए ये बता रहे हैं हमें, देखो लिथियम, सोडियम, सोडियम मतलब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, स्टेडियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में क्या, ये 9 तत्व है, 9 तत्वों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, क्या बताना चाहते देखिएगा। आप देखें कि समूह बी, तेरे समूह बी तथा समूह सी डोबेडाइनर का त्रिभुज बनाता है। और डोबेडाइनर उस समय वर्गीकरण का एक अध्ययन की कोई मतलब अध्ययन की कोई तक ज्ञात करने में कोई सॉरी यहाँ सॉरी डोबेडाइनर का उस समय कोई ज्ञात तत्वों में केवल 3 तरीके ज्ञात कर सके थे। असरानी 5.2 ये वाला, इसलिए तिक्र का वर्गीकरण करने की यह प्रति सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 9 तत्व तक ही लागू हो पाया था, समझ में ना, सिर्फ 9 तत्व में फंस गए, उसके बाद खत्म हो गए। इनका हमारा जीवन परिचय देख लीजिएगा डोबेडाइनर का, आप इनका शकल देख लीजिए कैसे लगते थे पहले, इतने स्मार्ट, ठीक है। इनके बारे में चर्चा किया जाता है। अगर ये नहीं होते तो शायद आगे के हम प्रिडिक्टेबल नहीं पढ़ पाते। यहाँ देखो कोई सफल हुआ है, उसको देखो मत गलती मतलब खराब नजर से, उसके वजह से तो सफल हुए हो, समझ में है ना। अगर वो नहीं अगर करता तुम आगे सोचते भी इसके बारे में जी, कभी नहीं कोई सोच पाता है क्या हो रहा है। अब आता न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड कौन है जी, चलो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत वहां से नहीं भैया, ये जगह तो बढ़िया। तेरे सामने न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या होता है देखिएगा। अष्टक माने 8, ठीक है। देखिएगा इसने बहुत खराब शब्द बोल दिया था न्यूलैंड ने, ठीक है। देखिए कैसे समझिएगा। डोबेडाइनर ने प्रयासों के सुनेगा, डोबेडाइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनों को तत्वों गुणधर्मों का उनका परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। मतलब बोला कि यार वो करता मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। और क्या बोला, सन 1863-66 ईस्वी में अंग्रेजी वैज्ञानिक कहा था, वो अंग्रेज के थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में प्रस्तुत किया। परमाणु द्रव्यमान कौन किया, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में प्रस्तुत किया था, ठीक है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से पालन किया था। सबसे कम हाइड्रोजन वह शुरू कर दिया इसने, आरंभ किया था। 56 तत्व थोरियम पर समाप्त किया गया था। 56 तत्व कितने थे, थोरियम थे, क्या थे थोरियम 56 तत्व था। 56वां तत्व का नाम क्या है, थोरियम। शुरू में हाइड्रोजन शुरू किया था, 56 में खत्म हो गया था। और देखिए इन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व क्या गुणधर्म पहले तत्व से क्या होता है, मेल खाता है। पहले क्या बोला, प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से क्या होता है, मेल खाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसका और इसका दोनों कनेक्शन सेम है, ठीक समझ में क्या। देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना जी। पीछे वाला दुगो यानी कि उषा का मैच कर रहा है, ये 4 वाला लाइन से आगे से। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे समझिएगा। परमाणु द्रव्यमान क्या बोला इसने, उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व में का गुणधर्म में पहले तत्व से क्या करता है, मेल खाता है, सेम करता है। इसने बोला, न्यूलैंड ने बोला। और आगे देखते हैं, देखो तत्व के गुणधर्मों के समान था, समान माने सेम था, ठीक है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, संगीत के अष्टक से। संगीत सीखते हैं ना, तो संगीत सीखने गया है उसको बोलते हैं, देखो ऐसे क्या समझेगा। संगीत के अष्टक क्या होते हैं, देखो सा, तू बोलते हैं, तू सा रे गा मा पा धा नी सा। अब देखना इसका और इसका मैचिंग कर रहा है, हाइड्रोजन और आयरन ना मैच कर रहा है। देखिए दोबारा से, सा रे गा मा पा धा नी सा। समझ में क्या। ये संगीत के अष्टक से शुरू करने वाला उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो बोलना है न्यूलैंड है। इसमें कितने तत्व बताए तो बोलिएगा, कितना 66 तत्व शायद, 56 सॉरी कितने तत्व थे, 56। उसने एक खराब शब्द बोल दिया कि दुनिया में 56 तत्व है, 56 तत्व भी रहेंगे, लेकिन एक गलत साबित हो गया। आज 28 तत्व है, 18 तत्व है ना जी, सोचो तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करे, घमंड है ना। रावण तो घमंड नहीं रहा, कौन साइंटिस्ट आ गए मेरे सामने, ये बोले ना कि क्या बोले इसने, उन्होंने उसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। अष्टक माने सारे और पता नहीं, अष्टक से की, और इसलिए उन्होंने उसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा गया।
इसलिए क्या कहा इसको अष्टक का सिद्धांत। अब इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के रूप से भी जानते हैं हम लोग, नाम से भी क्या करें हम लोग जानते हैं। और न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम सोडियम के गुणधर्म समान है। लिथियम सोडियम गुणधर्म क्या तुम्हारा समान थे। और सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व क्या था, आठवां तत्व सोडियम लिथियम क्या तुम्हारा आठवां तत्व, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, आगे बताते हैं, बता देते तो सोडियम लिथियम के आठवां तत्व था। सोडियम लिथियम क्या तुम्हारा आठवां तत्व, देखो यहाँ पे ठीक है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लो, इन दोनों सेम हो गया क्या, यहाँ शुरू करिए, ये दोनों सेम है, यहाँ शुरू कर देखो, एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम हो गया क्या। इसने बोला कि जो तत्व है ना सामने उसका गुणधर्म क्या होना चाहिए सेम है। अगर बेरियम है या कार्बन है तो सिलिकॉन ही होना चाहिए सेम है। और तुम्हारा क्या है लिथियम और सोडियम सेम है, पोटेशियम भी सेम है, इसीलिए चाकू से काट सकते हैं नकली धातु को। समझ में आता है क्या, याद करना इसको, नकली 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 धातु को हम चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, वापस पढ़ते हैं हम लोग। न्यूलैंड है ना, ये है ना, यहाँ था ना, यहाँ पे क्या यानी क्या बोले इसने, सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व में इसी तरह बोरियम तथा मैग्नीशियम भी आ गया, आया ना जी, देखा हमने बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिकतम समानता है, मतलब सेम सेम है। और न्यूलैंड के अष्टक के मूल रूप का एक भाग 5.3 में दर्शाया गया है, तो 5.3 ही है, देख लीजिए। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। कंप्लीट आता सबको, किसी को डाउट? चलिए आगे देखते हैं, ये क्या लिखा होता है, क्या आप संगीत के सुरों को जानते हैं जी, उसका मतलब नहीं उससे और ज्यादा सारे गाँव पता नहीं सा कंप्लीट। चलिए, ऐसा देखा गया है कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। तो पूछेगा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहाँ तक लागू हो पाया सर जी, तो कैल्शियम तक लागू हो पाया, उसके बाद लागू खत्म, सब अलग मतलब उलट पुलट हो गया, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व गुणधर्म पहले तत्व से गुणधर्म नहीं मेल खाते थे। मान लीजिए इसके सामने आ गया, अब इसका लक्षण इससे बिल्कुल अलग है, मेरे सामने कोई होगा, मेरा कैरेक्टर उसका कैरेक्टर कुछ अलग है, मेरा लक्षण कुछ अलग आ गया, ठीक है ना, तो मैच नहीं खाते। कहाँ तक लागू हुआ कैल्शियम पे। सारा ऑब्जेक्टिव रेडी हो रहा है, याद रखना, दिमाग में फिक्स करना है। न्यूलैंड ने कल्पना मैंने सोचा, क्या सोचा जी, कि प्रकृति में केवल 56 तत्व है विद्वान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा जो कि इसका बिल्कुल गलत हो गया गलत जी, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको बहुत खराब तरीके से देखते हैं। एक घमंडी टीचर था, मतलब क्या बोलते हैं साइंटिस्ट है, मतलब भगवान है जी, नहीं होगा, बहुत कुछ मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिसके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते हैं। कंप्लीट आ गया सबको, चलिए आगे देखते हैं। अपनी सारणी में इन तत्वों को संबंधित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रखा और 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक साथ एक स्थान में रख दिया। सुनिए, अरे हाथ तो तब हो गई, इसने बोला ना कि इसका तत्व इससे मिलेगा, लेकिन ये है मतलब क्या बोलते हैं बदतमीज लड़का, मतलब मैं बोल सकते हैं इसको क्राइम टाइप का, ठीक है, जब वो गोली मारता है, अरे नॉर्मल बच्चा, दोनों को साथ रख दिया, बोले दोनों क्या बोलते हैं दोनों सेम है, तो क्या सेम है क्या, इसने भी गलती कर दिया, उसने गलती किया है और ये भी रख दिया, जो खराब बच्चा था उसके साथ अच्छा भी रख दिया, लो इसका मैचिंग नहीं करता उसका भी रख दिया, समझा ना, दोनों तरह से कर दिया। देखिए कैसे अपनी सराहनी में इन तत्वों को ऊपर करते थोड़ा सा, देखिए अपनी सारणी में टेबल, ठीक है, सारणी में तत्वों को संबंधित करने के लिए, मतलब इकट्ठा करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। असमान तत्वों को क्या ना जी, और देखिएगा क्या आप सराहनी 5.3 में ऐसे तत्व अथवा उदाहरण ढूंढ सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट तथा निकेल, कोबाल्ट और निकेल एक साथ में है तथा इन्हें एक साथ उसी तत्व में रखा गया जिसमें क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। सुनिएगा क्या बोला इसने, बाबू साहब से बोला कोबाल्ट और निकेल ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी के हैं भाई, इसे एक साथ रख दिया गया, मतलब दोनों एक ही क्या, लेकिन इसके साथ किसके साथ रखा है यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। देखिए यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या है जिसमें खोजिए, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो कोबाल्ट निकल रहा है इसके अंदर ना, पहले में रख दिया क्लोरीन के अंदर, ब्रोमीन के अंदर कोबाल्ट और आयोडीन मैच नहीं करता, फिर रख दिया इसने। फिर लास्ट बोला भाई मैं इसको रखा, पता है क्यों, इसका परमाणु द्रव्यमान से मैं रख दिया। भाई आप गलत ना हो गए, एक बार बोले ऐसे करेंगे, एक बार बोले ऐसे करेंगे,
गलत हो गया ना जैसे, इसे गलत कर दिया, यानी तूने गलत कर दिया है। और देखिए, और यहाँ देखिए इसमें क्या बोला, जर्मेनियम और क्या लिथियम, बताओ देखो क्या लिख रहे हो। आयरन दिख रहा है ना, कोबाल्ट एवं निकल के एक दूसरे के साथ रहता है, जबकि उसके गुणधर्म समान थे। देखो कहाँ बोला इसने, फ्लोरीन ब्रोमीन है, लेकिन उसके गुणधर्म उन दोनों तत्वों से भिन्न थे ना जी। हालांकि फिर भी रख दिया ना जबरदस्ती, देखना भिन्न थे। आयरन के कोबाल्ट एवं निकल से दूर रखा गया। आयरन को क्या रहेगा, कोबाल्ट और निकल से क्या कर रहा है यहाँ पे, दूर रखा गया। आयरन मैंने एफी, तो दूर देखो किससे रखा गया दूर, आयरन को कोबाल्ट और निकल से क्या कर दिया, दूर रखा गया, जबकि उसके गुणधर्म में समानता था। कोबाल्ट और आयरन और क्या बोलते हैं, कोबाल्ट आयरन और निकल सब सेम था, लेकिन इसने आयरन को अलग रख दिया। देखिए कहाँ रखा है उसने, देखिए लोहा कहाँ आ गया, लोहा आ गया तुम्हारा यहाँ, यहाँ देखिए यहाँ रख दिया। देखिए कोबाल्ट को इसने यहाँ नहीं रखा, हालांकि ये दोनों का मेल खत्म था वहाँ पे, गलत किया ना जी। चलिए आगे देखते हैं, और देखिए क्या रखा है, और देखो यहाँ पे निकल से दूर रखा जबकि समानता था। यहाँ पे इस प्रकार न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था। सिर्फ हल्के तत्वों के लिए क्या होता, लागू होता, भारी तत्वों के लिए नहीं होता। इसने बोला मैं ऐसे क्यों रखा, पूछा क्यों रखे आप, तो बोला कि मैं भाई अगर ऐसे करता ना तो मैं इसके प्रॉपर्टी से नहीं रख रहा हूँ, अब मैं द्रव्यमान से रख रहा हूँ, कौन ज्यादा भारी है, तो भारी होने के वजह से इसको बाद में रखा, पहले रख दिया, ठीक है। इसकी वजह से गलती साबित हो गई यहाँ पे। कंप्लीट है सबको, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत समझ में आ गया, सारे गाँव पता नहीं सर, ठीक है। चलिए आ जाए नोबेल गैस, देखिएगा नोबेल गैस की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। लो पहले नोबेल गैस 18वां ग्रुप वाला, 18वां ग्रुप आ गया, इसकी वाट लग गया, खत्म हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है जी, पार हो रहा है, अरे आ रहा समझ में आ रहा है ना, न्यूलैंड का सिद्धांत कहाँ तक लागू हो पाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब समझ में आ रहा है क्या। चलिए आगे देखते हैं देना, आप अवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्तन, इसकी आवर्तन है मेंडलीव, मेंडलीव का कितने तत्व थे जी, तो लगभग 63 थे, देख लेते क्या लिखा हुआ है, पढ़े तो मालूम चल जाए, ठीक है। तो बोले मेंडलीव की आवर्तन बनाते समय कितने तत्व उपस्थित थे, समझ में क्या। चलिए आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव रेडी हो रहा है यहाँ पे, ये तो बोला मेंटली भाषा में देख लीजिए थोड़ा, तो बहुत अच्छे हैं ऐसे में, तो हम हमेशा कोई नहीं इनके बारे में जानता है तो बुरा ही करता है, क्यों, अगर अच्छे ये नहीं होता तो फिर आगे नहीं बन पाता वीडियो जो भी बन रहा है, इनके बारे में पढ़ते चलिए, समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाहते थे। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद, अस्वीकार मैंने कंप्लीट नहीं हुआ, अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने, कई सारे वैज्ञानिक थे, कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिसमें तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या हो तुम्हारा साथ संबंध रखता हो। क्या बोले थे, परमाणु द्रव्यमान, ये चीज बहुत याद रखेगा, आने वाला काम में याद दिलाऊंगा इसको, परमाणु याद रखना इसको, मैं आने वाले टाइम में इसको याद दिलाऊंगा, और यहाँ से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसने इसने क्या करा, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से संबंधित खोजा, देखा कि है भाई संबंधित, और देखिएगा तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य स्रोत रूसी रासायनिक, जिसका नाम क्या है, दमित्री इवानोविच मेंडेलेव को जाता है, किसी तरह मेंडेलीव, मेंडल नहीं मेंडेलीव, मेंडल कुछ और था, वो तुम्हारा मटर वाला पता था, मेंडेलीव है, तो मेंडेलीव को जाता है किसके लिए, तुम्हारा रासायनिक गुण मतलब बताने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, तत्वों के आवास रहने के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा था। पहली बार कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो सफल कर दिया इसको, ठीक है ना, तब फिट कर दिया, फुट मतलब जितना फिट सब, यहाँ तक कि अगर मान लीजिए तुम्हारे जैसे 3 जो 4 स्टूडेंट है, ऐसा गुण नहीं मिल रहा है, खाली जगह छोड़ दिया, बोला कि ऐसा लड़का जरूर आएगा दुनिया में तो इसके साथ मैच कर जाएगा, समझ में आया क्या। तो ऐसे इसने सोचा, देखिएगा देखिए मेंडेलीव को तत्वों की आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास में इसका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपने सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म में, बेसिक प्रॉपर्टी, परमाणु द्रव्यमान, कौन सा परमाणु द्रव्यमान, याद रखना इसको, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर इसे व्यवस्थित किया गया। तो जो तुम्हारा मेंडेलीव थे, परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया, अभी जैसे अपने बढ़ते क्रम में सजाया है, सब परमाणु द्रव्यमान पर लेके गया ना जी, सबके सब परमाणु द्रव्यमान में सजाया इसको। चलिए आगे देखते हैं मेंडेलीव
और इनके बारे में पढ़ लीजिए, मैंने पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो कितने तत्व थे? 63 तत्व ज्ञात थे। 63 याद रखना, वैसे नहीं बोला कि अभी तक जिंदगी में 63 रहेगा। उन्होंने पूरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उसके भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों को क्या पता है यहाँ पे चेक किया, संबंधों को पढ़ा एक तरह से, संबंधों का अध्ययन किया। संबंधों क्या किया इसने? अध्ययन किया। अध्ययन मैंने पढ़ा, उसके बारे में जाना क्या संबंध है, क्या कोऑर्डिनेशन है। सुन में आया क्या? रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनाने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। क्या बोले साफ साफ सुनिएगा, ध्यान केंद्रित किस पर किया? तो तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर, यानी जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, इस सब जितना बनने वाले यौगिक पर ध्यान दिया, उसमें इकट्ठा किया। तो उन्होंने देखा क्या बोला, उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय है, बिना ऑक्सीजन को रिएक्शन करेगा जी नहीं, जलेगा नहीं वो। ऑक्सीजन को बहुत जल्दी चुन लिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। चलिए देखिएगा, तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते थे, बहुत लोग से ज्यादा रिलेटिव करते हैं। देखो हाइड्रोजन है ना, बहुत लफंदर लड़का है जी, और तुम्हारा क्या है ऑक्सीजन है, बहुत लफंदरी है, ऐसे बोल सकते, ठीक है। अगर दोनों है ना किसी रिएक्शन कर ले, मतलब नहीं उसको, सोना है, सोना इसलिए छोड़ रहा हूँ, मतलब गोल्ड को बोलता है सोना इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना चांदी को नहीं छोड़ता मैं, चांदी से रिएक्शन करता ना जी, अरे सोना को छोड़ता है, छोड़ यार तू आराम रहे, तेरे से मैं रिएक्शन नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे भी दम नहीं है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो चांदी से करेगा सबसे कर लेगा ही, और हाइड्रोजन भी वैसी है कि अपना रूप बदलता है, गिरगिट है ऐसे। तो धातु हो तुम, मैं तो धातु, देखो तुम्हारा तरह कौन करने लगेगा, अभी तक इधर आ गया और उससे मिला तू क्या है धातु, अधातु, तो मैं भी तो अधातु हूँ, आ जाओ इधर, तो मिलजुल के रहता था, दोनों तरफ जाता था, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट को बहुत टफ पड़ा समझने में, यार क्या है यार, कब इधर जाएगा कब इधर जाएगा, एक काम कर सबसे ऊपर तू रह, सबसे ऊपर तू ही रहेगा, तो हाइड्रोजन सबसे ऊपर रहता है, इसका मतलब नहीं किसी को, आराम से रह ऊपर, आराम से देखता है तू कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में यहाँ समझेगा आप, यानी बहुत सारे तत्वों से क्या बनाता है ये यौगिक बनाता है, यौगिक मैंने जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ बनाया जाता है। जैसे लोहा से जोड़ेगा तो क्या बनाएगा, जंग बना देगा, कार्बन जोड़ेगा तो क्या बनाएगा, आग लगा देगा, लगा देना जी। यहाँ हाइड्रोजन बनाएगा तो जल बना देगा, देखना यहाँ पे। तत्व से बनने वाले हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है। क्या बना गया, मूलभूत गुणधर्म, यानी बेसिक प्रॉपर्टी है इसका, फंडामेंटल। फिर क्या बना, फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। देखिए इनका बांटने का स्टाइल देखिए, बताता हूँ कैसे। देखिए इसने ताश लाया, कितना लाया, 63 लाया। इसके बारे में देखा, अरे ये तो कैल्शियम है यार, ऐसे बोला है ये तो कैल्शियम है, इसे क्या करा, दीवार पे चिपका दिया, तो कैल्शियम है यहाँ रखना याद है, छोटे छोटे जगह भी छोड़ा रखा है बहुत सारा। अभी मान लो मैग्नीशियम है, यहाँ पे आ जाए, कार्ड में देखा सबका गुणधर्म लिखता गया, और सब सोचा कि यार इसका तो गुणधर्म इससे मिल रहा है, इसका गुणधर्म इससे मिल रहा है, इसका गुणधर्म इससे मिल रहा है, सबको अरेंज कर दिया, ठीक है ना। और जिसका गुणधर्म नहीं मिला, मान तुम्हारा एल्युमिनियम है, इसको नहीं मिला गुणधर्म, छोड़ दिया, जगह छोड़ दिया, आगे वाला टाइम में आने वाला में मिल जाएगा। इतना दिमाग लगाया इसका। क्या आप लोगों को लगता है कि दिमाग हम लोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। ये कैसे, आप खुद लगा दे, तुरंत अभी बता दीजिएगा आप लोग, देखिए कैसे, 1 2 3 4, आगे क्या आएगा, क्या आएगा आगे, 5 6 7 आएगा। कैसे मालूम चला, ये भी तुम्हारा कुछ मालूम चला कि एक का करके लिखा है, एक का करके, तो कुछ आने वाला टाइम में ऐसा हो जाएगा, तो हम लोग लगा नहीं पाए जी कि आने वाला पक्का 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर क्या होगा, ये भी ऐसे अंदाजा लगाया, ठीक है। अरे आज सुनिए क्या इतना, चलिए आगे देखते हैं। मैं कहाँ पर था, है ना। उन्होंने समान गुणधर्म वाले, समान वाले इक्वल, समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया गया था, किसी अलग कर दिया, अलग हो जा, अलग कर दिया, और इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया, दीवार पर लटका दिया, और उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों का अवर श्रेणी का स्थान मिल गया था, तथा उन्हें परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, आरोही मैंने बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में तत्व व्यवस्थित हो गई थी। और यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले भौतिक और
रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते हैं। जैसे जिस तरीके से संडे के बाद मंडे आता है, फिर संडे के बाद फिर से मंडे आएगा, फिर से मंडे के बाद फिर संडे आएगा, मतलब मंगलवार है, ठीक है, तो उल्टन हो जाएगा फिर जी। तो इस कंडीशन में हर एक क्या बोले यहाँ पे अंतराल के बाद, हर एक अंतराल के बाद क्या होता है, मतलब वापस आता है। जैसे 12 बजता है, फिर घड़ी घूमी फिर 12 बजा, फिर घूमी फिर 12 बजा, इसीलिए उस समय क्या बोला फिर से आ जाता है। अब इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है। फलन माने होता है फंक्शन, मतलब इसका आवर्त है किसके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। कंप्लीट आता है, चलिए आगे देखिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उच्च स्तंभ के ग्रुप कितनी, उच्च स्तंभ ऊपर की ओर, सॉरी स्तंभ ग्रुप ना बोलते हैं, तो ग्रुप यानी समूह का तथा क्षैतिज पंक्तियां को पीरियड आवर्त कहते हैं। समझिएगा, आप समझिए क्या बोले बोलेगा जब मेंडलीफ, ये गौर से इसको देखिएगा, इसे बोला मेंडलीफ, क्या बोला इसने मेंडलीफ। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर कितने पीरियड थे, तो बोले 6। 7 मन के आइएगा, याद रखना। ये मेंडलीफ बोल रहा है, मेंडलीफ आधुनिक बोलेगा तो 7 आ जाएगा। मेंडलीफ बोले कितने आवर्त है, अति पीरियड है 6। और समूह कितने हैं जी, देखिए कितने तुम्हारा समूह 8 है। तो याद करके हमेशा रहेगा इसको, तो याद आप देखिए, ठीक है। यहाँ अरे इसमें नहीं पूछेगा, मत पूछने दीजिए, पेपर में आ जाए तो छोड़ के नहीं आने का, समझ ना। मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि पूरा कॉन्सेप्ट दे दूं, कोई थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन लगा के नहीं छोड़ना है। भाई वो आ सकता है क्या, लेकिन नहीं आ सकता। हमको पता है कि अगर मैं आपको कोई जानकारी दे दूंगा तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंसेगा, बना के आएगा। अगर मैं उस क्वेश्चन नहीं दूं या मैं पूरा जानकारी नहीं दूं तो बना लेगा जी। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बहुत टैलेंट से सोचता है, बहुत डीप में पूछता है ना जी। अभी कार्बन पर पढ़ रहे थे हम लोग, बहुत डीप में पूछा, कौन से बॉन्डिंग पूछा जी, बॉन्डिंग क्या होगा। अब बेचारे को जिसको बनाने नहीं आएगा बॉन्डिंग बता पाएगा जिंदगी में, कहना जी। ऐसे जो करने नहीं आ रहा उसको जोड़ पाएगा, वो नहीं जोड़ पाएगा, क्या समझेगा। यानी कि देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने होते थे, बोलो 7 होता है पीरियड, और 8 क्या होता है समूह। याद करिएगा इसको, देखिए क्या दिमाग लगा इसमें। हर एक समूह में 2 पीरियड 2 ग्रुप है, दिख रहा है सब ग्रुप ए बी दिख रहा है क्या। चलिए अब यहाँ समझिएगा, इसने खाली जगह छोड़ा था एल्युमिनियम के पास, एल्युमिनियम का है जी, देखो इसने खाली कॉलोनी की जगह खाली नहीं, इसने कुछ बॉक्स बना के छोड़ा है। देखिए मैं पढ़ता हूँ समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे कुछ है, अच्छा और इससे क्या एल्युमिनियम है, क्या इसे टंगस्टन बोलते हैं, क्या बोलते हैं टंगस्टन का सिंबल याद रखना, W होता है। टंगस्टन का द्रव्यमान पूछता है, मतलब क्या नंबर 183। टंगस्टन किसे दिखाते हैं हम लोग, W से। इसका द्रव्यमान कितना होता है, मतलब संख्या 183 लगभग इतना होता है, ठीक है। पॉइंट कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट नहीं पूछा, ठीक है, एवरेज में रहेगा इतना, ठीक है ना। पूछेगा टंगस्टन का सूत्र अति सिंबल, टंगस्टन में टी मत मार देना, बहुत खतरनाक होता है, सब टी देगा तो मारो W, ठीक है। टंगस्टन जो बल्ब के अंदर होता है, जो मेन है वो मैंने पूछा, हाँ एक देखिए सामने। अब यहाँ देखिए क्या बोला इसने, देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या क्या कमियां आ गई, क्या क्या उपलब्धि है, उपलब्धि बता रहा है, लेकिन फायदा हुआ इससे, फायदा हुआ होगा ना, मैंने किया होगा। देखिए फायदा क्या हुआ, मुझे भाई आ रहा है। आपको भी अगर मैं कभी तत्व वाला पढ़ाऊंगा तो इससे 1% भी कम नहीं रहेगा पढ़ते समय, देख लेना। मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर तो मालूम चल जाएगा तुम लोग का भी। कोई बोला कि हाँ ये तो 10 चाहिए, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धि क्या हासिल हुआ है। तो देखिए सामने आवर्त सारणी व्यक्त करते समय मेंडलीफ को सारणी में अधिकांश द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा पड़ा। अरे गलती कर दे बाबू, क्या गलती करा कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा था उसने पहले रख दिया, उसको कहाँ रखा दिखाता हूँ, चलो देख लेते हैं। जिसका द्रव्यमान ज्यादा था उसको पहले रख दिया, चेक करें, चलो करते हैं। यहाँ देखिए, देखो क्या बोला इसने, देखो 102 दिख रहा क्या, इससे पहले रख दिया बाबू, रख दिया, इससे पहले रख दिया, गलत नहीं बोल देना, उल्टा बोल देना। देखो यहाँ देखो, यहाँ है तो ये नहीं, यहाँ देखो ये क्या 58.9 है ना, फिर तुम्हारे 71 है, तो इसको यहाँ आना चाहिए था। अरे देखो 93 ये 71 है, इसको यहाँ आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसने पहले रख दिया,
अगर उसने अलग दिया, ये पहली गलतियां हो गई इसकी। फिर हो गया ना, गौर करें देखिए, क्या आपको छोटा मोटा डायग्राम चित्र बना के, चित्र जो एनसीईआरटी छोड़ दो तू लोग, ये चित्र में बहुत खतरनाक लॉजिक रहता है छुपा हुआ। किसने बोला भाई देखो 54 के बाद 55 आया, फिर 58.7 होना चाहिए था, लेकिन 93 आ गया। इसने क्या करा, भार को पहले रख दिया, तो गलती कर दिया एक तरह से। चलिए गलती हो गई, इससे आगे चलते हैं। सभी इंसान से गलती होती है, उसके लिए टेंशन नहीं है। कैसे सोचो ये भी खराब करती है, जब खोला ना जी सब सही से एडिट किया, बस वो खराब हो गया। और देखिएगा पहले रखा, देखना क्रम इसलिए, देखें क्रम इसलिए उलटना पड़ा उसको, मतलब क्रम क्यों उलटना पड़ा, देखिएगा क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट परमाणु द्रव्यमान 58.97 था ना, 97 था ना, उसको उठा नहीं रहा है उसको। तो सराहनी में निकल ही रहा, निकल परमाणु द्रव्यमान यानी कितना 58.7 था, से पहले रख दिया निकल से जी। सराहनी 5.4 को देखकर क्या आप ऐसा ही ये करने विसंगति ढूंढ सकते हैं, ढूंढ लीजिए, आ जाइए ढूंढ सकते हैं। देखिए कैसे ढूंढते हैं, पहले पढ़ लीजिए। देखो इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सराहनी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया, रिक्त मैंने खाली स्थान छोड़ दिया। इस रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखा गया, दोष मैंने प्रॉब्लम, नहीं है निकट दृष्टि दोष पड़ रहा है, दोष में प्रॉब्लम होता है जी, उसके रूप में देखा गया। आ जाओ यहाँ पे दोष के रूप में देखा गया ना, आ जाए है ना। देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृष्टतापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों का अस्तित्व का अनुमान लगाया जो कि उसे समय तक ज्ञात नहीं था। सुनिए कोई गलतियां हैं, मतलब गलती है यार, सोचो थोड़ा सा। एक काम करते हैं, इसे मैं खाली जगह छोड़ देता हूँ, कुछ तो जिंदगी में आने वाला और भी तत्व होगा जो उसके साथ आ जाएगा, समझ रहे हैं, उसने छोड़ दिया, चलो ठीक है, ज्ञात नहीं था छोड़ दिया उसका। उनका नामकरण उन्होंने नामकरण भी कर दिया, जो आने वाला तत्व होगा ना उसका नाम भी कर दिया उन्होंने। क्या नाम किया उसने, उसी समूह में इसके पहले आने वाले तत्व के नाम में एक का लगा दिया। क्या लगा इसमें, अब एक का संस्कृत शब्द है, एक का शब्द यानी उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग मैंने क्या होता है पहले लगने वाला, लगता है उपसर्ग, अवसर हिंदी में पढ़ाएंगे, उपसर्ग अवसर ठीक है, पहले लगने वाले लगा कर किया जाएगा। जैसे बाद में ज्ञात होने वाला है स्केडियम, एक का स्केडियम, गैलियम एक का गैलियम, जर्मेनियम एक का जर्मेनियम, एक उदाहरण पर क्रमशः एक का ब्रोंज, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, ये तीनों का मिल रहा है, ठीक है। ये क्या था, समान थे, देखिए स्केडियम क्या था, तो एक का ब्रोंज, गैलियम एक का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम एक का सिलिकॉन, इसका गुण क्या था, आपस में समान थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, पहले सबको समझ में आ रही, इससे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा सकता मैं, से बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या पढ़ा बताऊँ, अगर तुम लोग और बोले तो और क्या, इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ, जितना सबको समझ में आ रहा है फिर भी समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं पढ़ने से। इससे ज्यादा अच्छा बेस्ट बुक भी नहीं होता कहीं, कि अगर इससे भी अच्छा बुक कोई है तो बता दे, कोई बुक नहीं है। मैंने एनसीईआरटी को फॉलो कराया, तो हम हर एक पॉइंट समझाते चल रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत ही ना हो। ऑब्जेक्टिव में आया, सब्जेक्टिव में आया, कैसे आएगा सब कंप्लीटेड 100%, एक भी कोई छूट के नहीं आने वाला केमिस्ट्री में से, इतना मैं कर सकता हूँ। इतना दिन से पढ़ा रहा, कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर होगा, एक्सपीरियंस जरूर हो गया मेरे। यहाँ पे देखिएगा, अगर इससे आप नहीं सीख रहे तो फिर बेकार नहीं जी। आपको 3D की तरह दिखा रहा हूँ, मतलब फिगर के साथ आपको समझा रहा हूँ, हर एक पॉइंट को जहाँ बोला है वहाँ मैं फिगर दिखा रहा हूँ, देखो दिखा ना, ऐसे पढ़ते तो नहीं जा रहा ना डायरेक्ट, समझा रहा तरह से, तो उस समय समझिए उसको, काम आएगा आगे। वरना पता है 10वां का भी समझ नहीं आता, 10वां 12 रुपये हो जाएगा ना, तो भी किसी का प्रिंट टेबल याद नहीं है अभी तक, पूछ लिया किससे भी, किसी को याद नहीं हो, कैल्शियम तो याद नहीं होगा जी, वो हरीना का रब से परे क्या याद होगा, ठीक है। और क्या आलू गाजर मूली ये सब तो और नहीं याद होगा। चलिए सुनिए यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, आप गौर करिएगा यहाँ पे, समझिए। देखिए एक का एल्युमिनियम तथा गैलियम का गुणधर्म लिखा गया यहाँ पे, पहला एक का एल्युमिनियम तथा गैलियम और इसका गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान कितना 68 है, इसका एक एल्युमिनियम का याद रखना उसको, गैलियम का कितना 69.7, तो हम क्या ऑक्साइड का सूत्र क्या तुम्हारा E2O3 पेपर में आता है, याद है इसको E2O3, अच्छा क्या गैलियम E2O3 यानी ना, क्लोराइड का सूत्र क्या होता है ECl3 और गैलियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने वाली चीजें सब याद रखते हैं, नहीं तो अगर मैं पढ़ा दूँ तो बहुत लंबा जाएगा। देखो सामने सबको देखिएगा,
आप किसी को समझ नहीं आया तो पूछिए। तो लोग समझ में आ रहा है क्या? आंसर गुप्ता समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है तो लोग का? चलो से पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है जी? नहीं समझ में आया पूछिए, पेपर देना है, पेपर में कोड क्या आना है, पेपर से डर के नहीं आना। सुन देखेगा, सुनेगा, इसमें सुनेगा। इससे मेंडलीव की आवाज सराहने की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गया है। ठोस प्रमाण माने अच्छा खासा प्रमाण मिला है। ठीक है। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनका इस सिद्धांत की अवधारणा का सर्जन भी माना है। सर्जन मन क्या होता है? तो उसने तो पहले तो एक्सपेरिमेंट किया और यहाँ तो कर ही दिया, सब सेट पूरा 63 एलिमेंट को सेट कर दिया और प्लस में खाली जगह भी छोड़ दिया। तो सब खुश हो गए, क्या बात है यार, क्या बनाया तूने, ठीक ना, बहुत अच्छा। अब तो इसलिए क्या माना गया? सर्जक मैंने बनाने वाला एक्सपर्ट हो तुम। उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, हीलियम नियोन आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेखन किया गया था। अब इन गैसों का पता देर से चला मतलब बहुत देर के बाद, क्योंकि ये सक्रिय है तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है, बहुत कम है, सक्रिय लेकिन बहुत कम है। अच्छा अक्रियता में नहीं निकल करेगा जी, यानी बहुत कम है। ठीक है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इस गैसों का पता चला कि पिछले व्यवस्था को छोड़े भी नहीं इन्हें नए समूह में रखा जा सकता है। और देखो मेंडलीव की क्या बात है, यह विषय में उसे खराब नहीं करेंगे जो बन चुका है, ठीक ना, एक और नया बना सकते हैं हम लोग। ठीक है। क्या हो रहा है? सो रहा है क्या? सामने देखिए सब कोई। अब आते हैं वो मेंडलीव की सीमा रेखा, अब सीमा पे वो एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ा। चलिए क्या क्या उसकी उपलब्धियां हासिल हुई थी, अगर सीमा था देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। किससे मिलता है? क्षार से। ठीक है। और क्षार धातुओं को भरी भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले युक्त है। क्या बोला? हैलोजन मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन तो बताया था आपको। ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक का निर्माण करता है। कंप्लीट यहाँ तक मतलब बनाता है। जैसा उदाहरण के लिए दिखाया गया है, क्या देखिएगा, HCl और NaCl, H2O और N2O, H2S और N2S यानी सल्फर सबसे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन भी कर रहा है। कंप्लीट यहाँ पे हाइड्रोजन का यौगिक है, तुम्हारा क्या है? सोडियम का यौगिक मैंने बनने वाला दिखा दे ना, उदाहरण देख लीजिए, नहीं दिख रहा था। इसे देखिए क्या बोला यहाँ पे दूसरी बात, जैसा उदाहरण में दिखाया गया है। दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन के द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है और धातु एवं अधातु के साथ सहसंयोगी यौगिक बनाती है। सहसंयोजन यौगिक यानी कोवलेंट बॉन्ड, समझ में क्या? जब हमेशा देगा भी और लेगा भी। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखना, निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत तथा नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। क्या बोला इसने? ये साफ साफ बोला, हाइड्रोजन की उसका कोई स्थान नहीं दे पाया, सबसे ऊपर है वो। कहाँ है वो? इसलिए इसका गलतियां थी, कमियां थी कि हाइड्रोजन का जगह नहीं दिया। वो अपनी सराहनी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे सके। कौन? मेंडलीव नहीं दे सके। क्यों भाव? वो तो बताया ना जी, कभी लक्षण करे हाइड्रोजन का भी, धातु का भी, धातु का। और देखिए यहाँ पे मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद, तो तैयार होने का बहुत समय बाद समस्थानी का पता चला। समस्थानी क्या होता है? इसका सामान्य सूत्र समस्थानी का बताते हैं। समस्थानी का पता चलता है और हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानी के रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। अब यहाँ देखिएगा, बोले हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है? बोले तो 3 है सर जी। कितने हैं? 3। देखिए 1 2 3। परमाणु संख्या दोनों का सबका क्या तुम्हारा? सेम। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग 1 2 3। किसी को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो सुनिए द्वार से, संभारिक समस्थानिक। मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ।
संभारित, संभारित, संभारित है, संभारित और समस्थानिक, समस्थानिक। देखो स्थान में रहेगा कहाँ पर हो, जमीन पर रहेगा क्या, जमीन वाला जो बेस है ना परमाणु संख्या वो बराबर होना चाहिए। एक परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा वो चलेगा, समझा क्या। देखिए परमाणु द्रव्यमान देख रहे बाबू यहाँ पे, ये सेम होना चाहिए लेकिन इसका अलग अलग होगा। परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, तो समस्थानिक होने समान स्थान, इधर इसे बोलते संभारित। भार न समान है जी, तो स्थान तो चेंज हो जाएगा, तो भार मैंने ऊपर वाला क्या होना चाहिए, समान, नीचे वाला क्या होना चाहिए, चेंज। कोई डाउट, पेपर में आता है संभारित और समस्थानिक में अंतर बताइए, ठीक है, देख लीजिएगा। कितना समझ में आया क्या, अरे आज समझ दोबारा समझिएगा। समस्थानिक, सामने नीचे बैठूंगा, नीचे बराबर होना चाहिए, भार मैंने ऊपर बैठेगा, ऊपर बराबर होता है, खत्म, कंप्लीट। इसका परिभाषा अच्छी तरह से देखिए, किताब पढ़िए। देखिए सामने सबको यहाँ पे पढ़ते निश्चित रूप से बार पढ़ लेते यहाँ से पूरा पढ़ लेते ना, चलिए आगे देखते हैं। पूरा पढ़ लिए लेकिन दोबारा देखते हैं, ठीक है। देखिए और क्या बोला इसने, क्या करना समझ लो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। पढ़ने के लिए होता है, देखिएगा इसने हाइड्रोजन खोज नहीं कर पाया था, ठीक है, उसने क्या करा, समस्थानिक खोज किया, क्या होता है समस्थानिक, ठीक है क्या। अभी समस्थानिक के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ परिभाषा लिखेगा, यहाँ पे परिभाषा तो खोज रहे थे। देखिए समस्थानिकों का पता चला, हम जानते हैं किसी तत्व के समस्थानिक रासायनिक, समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न माने अलग अलग। समस्थानिकों का परमाणु रासायनिक गुणधर्म में समान हो गया, समान है लेकिन उसका जो द्रव्यमान है क्या हुआ, अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे, समस्थानिक। इसी प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मैंडेलिव के आवर्त नियम के लिए एक तुम्हारा चुनौती थी, और दूसरी समस्या यह भी थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था, नहीं बढ़ रहा है, वो नीचे नहीं बढ़ता था। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, समझा गया। यह अनुमान लगाना गलत हो गया, विशेषकर जब हम अपने भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाइयाँ बहुत आती है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है कि ऐसे समझ लग रहा है, ठीक है। और देखिए आगे, अब आते क्या, अवस्थित के व्यवस्थित करना आधुनिक अवस्था। अब आते हैं आधुनिक वाला, इस पर हम लोग आधुनिक, चलिए समझते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे वो आधुनिक आवर्तन, क्या पढ़ेंगे, आधुनिक। आधुनिक क्या है और करना कौन से अव्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना यानी आधुनिक आवर्त प्रणाली कहलाती है। अब आते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। बात कैसे कर रहा है पीछे जी, सामने देख लीजिए आराम से, मूवी देखने के लिए बोला 3 घंटा देख लेगा आराम से। देखिए सन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सन 1913 की बात है, क्या बात है, सन 1913 में हेनरी मोजली, नाम सुनेगा, हेनरी मोजली ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या यानी जेड, परमाणु संख्या किसके साथ हम लोग अधिक आधारभूत गुणधर्म है। सुनिए अभी तक हमने जितना पीरियोडिक टेबल बांटा है सब परमाणु द्रव्यमान, इसलिए बोला द्रव्यमान याद रखिएगा, बोला था ना। तो जितना पीरियोडिक टेबल बांटा है सबके सब किससे बांटा उसने, परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में बांट दिया, परमाणु द्रव्यमान को किसमें बांटा, कंप्लीट आता है। लेकिन जो ये चल रहा है आधुनिक आवर्त प्रणाली वो तुम्हारा परमाणु संख्या पे है, इस पे परमाणु पूछेगा कि आधुनिक आवर्त प्रणाली किस पे डिपेंड, किससे बढ़ रहा है, परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या, कंप्लीट आता है सबको। परमाणु संख्या तो हम जेड से दिखाते हैं, समझ में आया चीज क्या, चलिए आगे चला। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त प्रणाली में परिवर्तन किया गया, तो मेंडलसन अभिधान पढ़े उनके आधुनिक प्रणाली में परिवर्तन कर दिया गया। अब परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त प्रणाली के
आधार के रूप में स्वीकार किया गया, परमाणु संख्या के रूप में। किसमें? आधुनिक आवर्त प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया। जो हम पढ़ रहे हैं ना, परमाणु संख्या पे डिपेंड है टोटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस आधुनिक आवर्त प्रणाली नियम को इस प्रकार वर्णन किया गया कि किया जा सकता है। इस प्रकार नीचे देखते हैं हम लोग। चलिए इसे मैं इरेज करता हूँ ताकि क्लीन दिख सके आप लोग को। ठीक है, और इसे चलिए यहाँ पे ना तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन माने फ्रीक्वेंसी, कितना बार हो रहा है? तो 7 बार हुआ। कितना हुआ? 7। तत्वों के गुणधर्म, उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आवर्त फलन होता है। एक बात पूछे, आप पूछे कि सर से सर मान लीजिए परमाणु संख्या होता है ना, KLMNOPQR, ये कहाँ तक लागू है? क्या जेड तक चलता है क्या? बताइएगा। KLMNOP कहाँ चलता है? जेड चलता है या फिर नहीं चलता जेड तक? वैसे तब पूछ लीजिएगा, फिर मेरे को आगे बताइएगा, फिर मैं बताऊँ चलेगा। स्कूल में कहीं भी पढ़ने जाता है उससे पूछ के लेना, क्या जेड तक चलता है क्या? नहीं चलता है, पूछना उससे। चलता है तो कहाँ तक चलता है, यही पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सामने अब तत्वों के तो हो गया यहाँ तक, यहाँ तक यहाँ तक देखिएगा। तत्वों के गुणधर्म, उसके परमाणु संख्या का आवर्तन फलन होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है? आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु को नाभिक में स्थित प्रोटॉन, परमाणु संख्या देखिएगा, परमाणु संख्या किस पर डिपेंड करता है? ये परमाणु नाभिक है ना बाबू, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है क्या? तो परमाणु संख्या जेड किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन पे। किस पर डिपेंड करेगा? और प्रोटॉन पे ही ना, पर कभी कभी इलेक्ट्रॉन से गलत साबित होता है। चलो जाता है आप लोग को, क्योंकि कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है, तो पूरा जो डिपेंड कर रहा है तुम्हारा प्रोटॉन पे डिपेंड है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिएगा दोबारा से, देखना क्या बोल रहे हैं। परमाणु नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या व्याख्या संख्या का पता चलता है? हाँ चलता है। तो यह एक तत्व से या तत्व मतलब या तथा एक तत्व से दूसरे तत्वों में, ये बोला तथा एक तत्व से दूसरे तत्व में बढ़ने पर यह संख्या में एक ही बढ़ोतरी होती है, और तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार है। परमाणु संख्या के आरोही क्रम में, आरोही माने बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त प्रणाली कहा जाता है। सारणी यानी 5.6 में दिखाया गया नीचे की ओर। तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिकतर परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता था। परिशुद्धता मैंने अच्छी तरह से अनुमान लगाया जा सकता था। यह है सुनिए है। आगे ना आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त प्रणाली में मेंडलीव की आवर्ती सारणी की तीनों कमियों की सुधारा गया है। व्यवस्था सुधारा गया, 3 कमियों सुधार दिया गया। अब आधुनिक आवर्त प्रणाली में तत्वों का स्थान 3 बातों पर निर्भर करता है। यह जानने के बाद हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति की चर्चा कर सकेंगे, और सबसे ऊपर इसलिए इसको रखा गया। चलिए अब आते हैं आधुनिक आवर्त प्रणाली की तत्वों की संख्या। हम लोग जो सबसे पहले पढ़े ना चैप्टर में, वही तुम्हारा आधुनिक आवर्त प्रणाली है। देखते हैं आधुनिक आवर्त प्रणाली में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त प्रणाली में तत्वों की स्थिति कैसी है? कौन करेगा? आधुनिक आवर्त प्रणाली में यानी 18 ऊर्ध्वपातन स्तंभ है। स्तंभ माने ऐसे देख रहे कैसे? कितना है? समूह है। क्या है? समूह है। और इसमें समूह कहा जाता है, जिसे कहा जाता है हम लोग तथा 7 क्षैतिज नीचे की ओर। तो ऐसे 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। ऐसे तो 7 है बाबू, वैसे क्या है? 8 देखो। ठीक है, आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। चलिए देखते हैं। चलिए आपको दिखा देता है, तुम्हारे तो शुरू में बता दिया, एक बार और देख लीजिए, फोटो खींच दिमाग में कैसे याद किया था, सब जान गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बढ़ते इसके बारे में। देखिए क्या बोल रहे हैं? आप देखिए कि इन सभी तत्वों के संरचना इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। कैसा ये? समान ना, हली ने रब से फरे लास्ट में सुनिए तो सब एक आ रहा था। अर्थ जी देखा ऐसे हली ने रब से फरे बेटा मांगे कारिश को बाप राजी।
याद रखना। देखो कि क्या बोले, आप देखें कि इन सभी तत्वों के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब इसी प्रकार आप देखें कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या तुम्हारा समान है। जैसा फ्लोरीन तथा क्लोरीन का समूह में 17 के तत्व, समूह 17 के तत्व है। कितने तत्व है? 17। कौन सा देख लीजिए आप लोग? 17 फ्लोरीन और क्लोरीन तेरा क्या क्लोरीन है ना तत्व 17 के तत्व जी। चलिए आगे देखते हैं। 17 के तत्व है। अब फ्लोरीन है, क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तो बोलिए कितना होगा? देखिए इसमें पता चलता है कि आधुनिक, अरे 7 में होगा जी, क्या बोल रहे हैं? इससे पता चलता है कि आधुनिक आवाज प्रणाली में समूह बने वो वाला ऐसा ग्रुप बाहरी कोश के सर्वोत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। जो बाहर वाला रहेगा ना वो तुम्हारा क्या दर्शा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो देखिएगा आप लोग पढ़े KLM इसे बोलते हैं कच, क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं उपकच क्या होता है? SPDF याद करिएगा। PDF से S लगा दीजिएगा, सुपर PDF। ठीक है, तो मैं देता हूँ ना, बोलिए सुपर PDF यानी SPDF। ये सब कक्षा है। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, इसमें 4, इसमें 6, इसमें 10। उल्टा नहीं बोलते ना। 2 के बाद 4, 4 के अंदर 2 के बाद 6 के बाद 10 के बाद 14, यानी 14 का 4 तक अंतर होता है। 2 4 कितना का अंतर इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन का अंतर होता है। पहला 2, फिर 6, फिर 10, फिर 14। इसे बोलता है SPDF। समझ में क्या? ये तुम्हारा SPDF बताता है तुम्हारा कितने संख्या है पीछे की ओर। यहाँ देखिए सामने क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। कोई डाउट नहीं रखिएगा नहीं, तो जब चैप्टर होने वाला है खत्म। हम लोग पढ़ लिए जितना पढ़ा था। मेन बात ये पीरियड टेबल सिखा दिया ना, चैप्टर खत्म है ना। इससे पता चलता है कि यहाँ ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। समझ में आया क्या? और क्या बोल रहे हैं? हालांकि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। कैसे बताते हैं? ये याद रखें कैसे बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं। फिर हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है इसका, क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह 1 में, पहले आवर्त देखा ना 1 में, पहले आवर्त समूह 1 में हाइड्रोजन समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है। चाहे 1 में रखिए चाहे 17 में रखिए, वही फिक्स नहीं है। कंप्लीट आता है। देखिए बता दूंगा इसमें मेरा 1 हाइड्रोजन समूह 17 इसमें रख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। एक और चीज छोटे पहले मैं बोला था, जो बोला टिक लगा लीजिए। क्या बोला था? मैं बोला था बाबू यहाँ पे ये बढ़ती संख्या में है ना, देखिए बढ़ते ही नहीं। ऊपर से नीचे जाने पर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है क्या? तो देखिएगा परमाणु संख्या 1 बढ़िया ना 1 जी, वैसे बने। देखिए गौर से, एक हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक है 3 है ना, 1 2 3। देखना गौर से, तो नाभिक है 1 2। अब एक हो गया 3 आ गया, बढ़ गया कोई से आना। फिर एक और देखो कितना बढ़ गया 11, 2 10 8 1 बढ़ गया क्या? और देखो पोटेशियम 19, तो धीरे बढ़ रहा है क्या? तो ऊपर से नीचे आने पे त्रिज्या बढ़ रहा है। देखो यहाँ त्रिज्या तनी सुन, त्रिज्या बड़ा हो गया। जब बोले हैं कि ऊपर से नीचे आने पे परमाणु में क्या बढ़ता है? अगर त्रिज्या बढ़े तो परमाणु भी समझ में चीज क्या ऑब्जेक्टिव बनाएगा। या वर्ष प्रणाली के अंदर ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु की बाढ़ घटेगा कि बढ़ेगा? कॉन्सेप्ट से पूछता हो, ठीक है ना। चलिए ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। रखना है, देखिए बाबू सब पर तो दे नहीं रहा होगा, अब लाइट ज्यादा आने लगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए, मैं जूम करके एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप देखें कि इन दूसरी आवर्त के समूह तत्वों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो भिन्न है, लेकिन इसमें कोषों की संख्या क्या समान होना चाहिए? समान। देखो बड़ा होता गया लेकिन संख्या समान है, लेकिन क्या कोषों की संख्या समान, लेकिन
इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या तो अलग अलग है, लेकिन कौन सी संख्या तुम्हारा समान है, और संख्या समान है। अतः आप यह देखें कि आवर्त में बाई से दाई जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। अतः आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक कोषों की संख्या, कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित होता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, स्क्रेनियम, सल्फर, क्लोरीन एवं आर्गन आधुनिक आवर्त प्रणाली के तीसरे आवर्त में स्थित है। कितने आवर्त में स्थित है? तीसरा। 1 2 3 ऐसे मार जाएगा ये, समझा ना? यस भैया। अब देखना बताते हैं कैसे। हाँ, कहाँ पड़ता है? आवर्त में स्थित है, क्योंकि इसके परिचय अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक KLM तो नहीं देखे, कोई बात नहीं, KLM कोष में स्थित है। अब इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि मतलब अच्छी तरह से क्या करते हैं? पुष्टि कीजिए। पहले हम लोग करने के लिए बोला, आगे करते हैं। और क्या बोला आगे, कहाँ पढ़ते हैं भाई? पुष्टि कीजिए ना, पढ़ते हैं क्या लिखेगा? प्रत्येक आवर्त प्रणाली में दर्शाता है, सुनिएगा, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भर गया ना। अब भर गया है, अब पहले दूसरे तीसरे में चौथी आवर्त में कितने तत्व आ गए हैं? तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं जी, बढ़ते चल जाएगा। फिर क्या हो रहा है? विभिन्न कक्षा में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। और आगे की कक्षा में आप इस बारे में इस विस्तार से क्या करेंगे हम लोग? अध्ययन करेंगे। आगे कक्षा में 11th क्लास में, ठीक है? जितना 10वां तक पढ़ना मैंने पढ़ा दिया बहुत डीप में, इसके बाद 11th क्लास पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2n स्क्वायर पढ़ा ना कल जी? आगे पढ़ते इसके बारे में। तो क्या बोलते हैं आगे की कक्षा में तो हो गया ना। आप जानते हैं कि किसी का कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र है 2n स्क्वायर, बताया था आप लोग को। 2n स्क्वायर पर निर्भर करती है, जहाँ n स्क्वायर क्या है? नाभिक से नियत कोष की संख्या। देखो नाभिक से ये ना एक नाभिक है, 1 हो गया, ये ना 2 हो गया, ये 3 हो गया नाभिक से, 4 हो गया नाभिक से, ये ना कोष की संख्या है। तो उस पर डिपेंड कर रहा है, कोषों की संख्या को दर्शाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं K कोष, L कोष, M कोष। K में 2 × 1 का स्क्वायर 1 × 2 आ गया, यदि प्रथम आवर्त में 2 तत्व हो सकते हैं। L कोष में 2 × 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, दूसरे आवर्त में कितना होंगे? 8, तीसरे स्क्वायर में 18, चौथा में 32। ऐसे मालूम चल गया। 4 में करो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 नहीं आया क्या? 5वां भी निकाल सकते हैं, ठीक है? निकाल सकते हैं आगे की ओर। चलिए आगे देखते हैं। देखो तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें एवं 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्रमशः 8, 18, 18, 32, 32 होती है, ठीक है? इसका कारण यह है कि उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे उच्च कक्षा में? पढ़ लेंगे आगे 11th क्लास में। आवर्त प्रणाली में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशील का पता चल लगता है। और आप जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित अबंध के पारू तथा उसके संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता है। अब क्या अब आप बता सकते हैं कि क्या? तो मेंडलीफ ने अपनी सराहनीय तत्वों की स्थिति में निर्भरता करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया था। मतलब वो लिखा नहीं, सूत्र बनाया, ठीक है? तो वह सूत्र था, इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रख दिया गया। अब इससे प्रिंटेबल बनकर तैयार हो चुका पूरा फिक्स। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रिंटेबल नहीं पूछेगा। अब यहाँ से संयोजकता क्या होता है बता रहे, बारीक कुछ वाला। चलिए बस आसान हो गया। ये सबको समझ में आया कैसे कैसे यहाँ पे हुआ दे? तो डाउट तो नहीं है ना? दिखा दे रही, दिखाई तो नहीं दे रहा भाई। इसको मुझे तो समझ सकते हैं, देखिए सामने, ठीक है? मार्कर आ गया, उधर मार्कर है ना? दोनों तरफ देखते हैं, मार में देना। क्या सामने
ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग अब आ चुके हैं किस पर, आधुनिक आवर्त प्रणाली का प्रवृत्ति क्या होता है इसके बारे में, इसका हम देखेंगे। ठीक है, सामने देखें सब कोई, ठीक है। अब इसको डाउट तो पूछ लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, और देखिएगा सब कोई, किसी परमाणु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों होती है, किसी परमाणु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही तुम्हारी क्या संयोजकता कहलाती है। यदि 3 तक हो तब 4 रहेगा, या 4 से ज्यादा रहेगा तो माइनस करेंगे 8 में से। समझ में इतना चीज क्या, चलिए आप समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं संयोजकता क्या होता है। आप जानते हैं कि किसी भी तत्व के संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में, मतलब बाहरी कोश या कक्षा में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। ठीक है ना, कितना उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तुम्हें डिसाइड करना है कितना संयोजकता कितनी है। समझ में इतना चीज क्या, चलिए आगे देखते हैं। परमाणु साइज, साइज माने ऊपर से नीचे समय बढ़ते समय आगे पिछला समय देखिएगा। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है कि त्रिज्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। साइज इतना बड़ा, त्रिज्या ज्यादा ना होगा जी, साइज इतनी हो त्रिज्या नहीं होगा। यहाँ बोल रहे क्या साइज पर चलता है। एक दोबारा से पढ़ता हूँ। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी की परमाणु के साइज को दर्शाता है। जितना ज्यादा दूरी उतना ज्यादा बड़ा परमाणु है। हाइड्रोजन परमाणु की क्रिया यानी कि 7 ppm, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी 7 कह रहा हूँ, 37 ppm, सॉरी pm यानी कि पिकोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। ये समझ में क्या, तो इतना तुम्हारा गुना कर 10 के पावर -मीटर से आ जाएगा आंसर। इतना होता है साइज इसका। आगे देखते हैं। आइए हम समूह तथा आवर्त में परमाणु साइज की विभिन्नता को अध्ययन करते हैं। कौन सा परमाणु ज्यादा बड़ा है, कौन सा परमाणु छोटा है, कौन सा परमाणु थोड़ा नॉर्मल है, चलिए पढ़ते हैं। देखो ये क्या बोला, दूसरा आवर्त की तत्व है। दूसरा आवर्त मैंने ऐसे बोला ना जी, देखो बेरियम, ब्रोन, बेरियम क्या बोलते हैं, ब्रोन, बेरियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम और कार्बन। ये तुम्हारा 88 क्या बोलते हैं इसको, देखिए परमाणु त्रिज्या कितना है इसका, त्रिज्या 88। इसका त्रिज्या पूछ सकते पेपर में, ठीक है ना, इसका त्रिज्या पूछ सकते तो याद कर लीजिएगा। मेरे को तो लगता है ये वाला ज्यादा पूछता है, ठीक है ना, फेमस है देखना 88 मतलब 111, 66, 74, 152। चलिए आप देखते हैं आगे। देखिए आप देखें कि आवर्त बाएं से दाएं, अब बाएं दाएं क्या होता है, सुनिए गौर से मना। ये आवर्त है बाबू, क्या है ये बाया, क्या है बाएं यानी कि बाएं मने इससे दाया। अब बाया मने लेफ्ट होता है जी, इसे बोले लेफ्ट, क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड, ठीक है। यदि ऐसे में हो ना, ऐसे तो मेरा लेफ्ट है, मेरा ये राइट है, तो सबके लिए ऐसे होगा, ठीक है। अब गौर करें यहाँ पे, आप देखेंगे ये तो हो गया ना। आप देखेंगे कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, गलत नहीं बोला, बाएं से दाएं जाने पर, यानी इधर से बोलो, इधर है तुम्हारा बायां, इधर तुम्हारा क्या बायां है बाबू, क्या है तुम्हारे, तुम्हारा क्या है, लिखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। मतलब जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। और नाभिक में आप क्या बोले, आप सही रहे, गलत हो रहा था, मैं भी जैसे बोला पहले, देखिए सामने, हाँ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखिए गौर से, आप देखें कि आवर्त में बाएं से उधर से आ रहा है, कैसे मालूम चल रहा है, देखिए आपको लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है, देखिए देखो बाएं से दाएं आने पर घट रहा है, यानी इधर बढ़ रहा होगा ना जी। देखो तुम्हारा हीलियम 1 है, ये 2 है, और तुम्हारे के 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसा हो रहा है, इधर घट रहा है ना, इधर आके ये तुम्हारा क्या बाएं है, इधर क्या तुम्हारा घट रहा है आके। आया समझ क्या, अगर मान लीजिए मैं उल्टा लिखा था थोड़ा पहले, यहाँ पे 1 तो वहाँ पे आधा होना चाहिए था, और तो 2 हो गया। यहाँ 3 है तो वहाँ 2 होना चाहिए, वहाँ तो 4 हो गया। देखो 1 2 3 यहाँ पे हो ना, 2 3 4, यहाँ तो 5 हो गया। फिर पूरे तरह से अच्छे पे कार्बन आते पता ही है, तो यही बोला जा रहा है, उधर से इधर आएगा, ठीक। अब देखते हैं ये नंबर कहाँ था, 98। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए
यहाँ क्या बोल रहे हैं, आप देखते हैं कि आप देखे हैं कि आवर्त बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है, तो घटती है। और नाभिक में आवेश के बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन की नाभिक की ओर खींचता है और इसलिए परमाणु की साइज घटता जाता है। घट रहा है ना एक तरह से, ऐसा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, चलिए कंप्लीट है सबको। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखें कि समूह में ऊपर से नीचे के हो जाने पर, कहाँ से बोला, ऊपर से नीचे। तो आप देखें कि ऊपर से आप देखें कि हटा जा आप देखें कि समूह बोल रहे हैं, समूह कहने वाला ना, तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल में दिखाया, तो पेपर में पूछता है कि पीरियड टेबल के अंदर तुम्हारा ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आगे से नीचे जाने पर क्या होता है, सब पूछेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, जुड़ता है ना, जैसे जुटने का तेजा क्या हो रहा है, बड़ा हो तो चल जा रहा है, नया कोष जुड़ जाता है। इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये नाभिक ऐसा बीच के कोष की दूरी दूर हो जाने से, तो जितना दूर उतना कमजोर, समझा क्या, जितना दूर है तो कमजोर हो जाएगा, से टूट जाएगा, फिर यानी हो जाती है। और इस कारण नाभिक का आवेशन बढ़ जाता है, जिसके बाद परमाणु का साइज भी बढ़ जाता है। कंप्लीट है ना सबको, अब आगे देते हैं। धातु का धातु गुणधर्म, ये क्या धातु वाला गुणधर्म भी है इसके अंदर है, नहीं कौन सा, कार्बन की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे हवा से के अंदर कौन धातु है, कौन धातु पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे सोडियम तथा मैग्नीशियम जैसे धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर तथा क्लोरीन जैसी धातुएं दाईं ओर की स्थित है। सुनिए गौर द्वार से, किसने बोला सोडियम और मैग्नीशियम धातु सराहनी के बाईं ओर यानी साइड में, क्या हो रहा है, बाईं इधर साइड में, बाएं को लेफ्ट में बोलता है, बाएं को लेफ्ट, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम चल रहा है, तो से चल देखो ठीक है। मैं राइट लेफ्ट में हर बार कंफ्यूज होता हूँ, पता नहीं क्या है। दाईं को राइट होगा, बाईं को लेफ्ट होगा, वो तो पता है, लेकिन पता है ना लेकिन बोलने में सोडियम में क्या है, सोडियम में मैग्नीशियम जैसे धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसे धातुएं दाईं ओर स्थित है। ठीक है, मध्य में सिलिकॉन स्थित है, इससे अर्ध धातु या उत्तर धातु कहते हैं। यह धातु एवं धातु दोनों के गुणधर्मों प्रदर्शित करते हैं, यानी धातु से बोलते हैं धातु भी और अधातु भी है। जैसे कि आधुनिक अवार्ड प्रणाली में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिख रहा था, टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को अधातु से क्या करता है, अलग करती है। अब इससे मतलब इस रेखा पर आने वाले तत्व ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक दिख रहा है वहाँ पे सबको, क्या बोल रखिएगा, ब्रोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ड्यूटेरियम एवं पोलोनियम धातु एवं धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जो आप दिख रहे हैं ना ऐसे टेढ़े के बीच में लगा हुआ, वो दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे, इसलिए इन्हें अर्ध धातु या उपधातु भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे अध्ययन में आपने देखा होगा कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, या विद्युत चार्ज धनात्मक कहलाता है। हमने देखा इलेक्ट्रॉन को देता है, आप देखे होंगे तीसरा चैप्टर मैग्नीशियम था और तुम्हारा 2 देता क्लोरीन के पास, एक बॉक्स बनकर बनाया था इसे, याद है किसी को, था जी पेपर में ये वाला आता है जी, बोला मैग्नीशियम का चित्र बनाइए, सोडियम का चित्र बनाइए, तो आएगा ये। अब याद रखना तीसरा चैप्टर में पढ़ाए थे हम लोग, पढ़े हो तो याद होगा, तो याद है नहीं तो नहीं होगा। देखो आवर्त में नीचे क्यों ना, देखो यहाँ पे आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनों पर किया जाने वाला प्रभावित नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। मतलब देखिए ये तुम्हारा परमाणु इतना बड़ा, ठीक है, तो जितना बढ़ेगा दूर ज्यादा होगा जी, लेकिन घट रहा है, छोटा हो जाएगा क्या, अब छोटा हो जाएगा तो इसका बल क्या हो जाएगा, भीरू आ जाएगा। अच्छा बल भीरू आ जाएगा तो छोड़ेगा जी, चुंबक है, अगर भीरू ला रहा हूँ तो छोड़ देगा कि चिपके क्या, चिपकने की कोशिश करेगा, ना कि वो दूर जा देगा। दूर कब जाएगा,
जब वो तुम्हारा बहुत दूर लेकर चल जाए तो वो हट जाएगा, जाओ, ठीक है ना। अब ऐसे वाले गुण को हम बोलते हैं अधातु है। देखिए यहाँ पे लिखा है, नाभिक के आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, और समूह में नीचे और संयुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक चल जाता है। अगर दूर करेगा तो दूर चलेगा, पास आएगा तो पास आ जाएगा, और दूर आएगा तो धातु ज्यादा होगा, पास जाएगा तो धातु ज्यादा होगा। और लिखना मतलब वो निकल जाते हैं, इसलिए धात्विक अभिलक्षण की आवर्त में घटती है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या हो रहा है, घट रहा है, धातु खत्म हो रहा है, धीरे धीरे धातु बन रहा है, तो पास में जा रहा है, इसलिए आवर्त में घटता तथा समूह में नीचे जाने पर, अरे बढ़ता नीचे जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है से। दूसरी ओर अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातु यानी कि नॉन मेटल, तो विद्युत का क्या करंट पास करवाएगा जी, ऋणात्मक होता है यानी कि नहीं करेगा जी, और उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा बांधने की प्रकृति होती है। हवाई गुणधर्मों की विविधता के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब धातु धातु वाला चैप्टर है, मतलब अभी बताने वाला मुझे धातु पढ़े ना, धातु पढ़े वही सब सेम टू सेम निकटो वही है। क्या बोलो, जॉब की जॉब। अगला देखिए नेक्स्ट, विद्युत देखो, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त रानी के दाहिनी ओर, अधातुएं आवर्त रानी कहाँ की ओर, दाहिनी बाएं, ऐसे ना दाहिनी ओर होगा, राइट वाला ना, तो इधर ही होता है, ठीक है। तो अधातुएं ना जी, अधातुएं आवर्त रानी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे, इस प्रवृत्ति में हमें इस धातुओं से बने बॉक्साइड की प्रवृत्ति का भी पता चलता है, कैसे प्रकृति का है वो। एक तो कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय तथा धातुओं का ऑक्साइड सामान्य अम्लीय होता है। धातु कैसा होता है, क्षारीय, सही बोला क्या, धातु कैसा होता है, क्षारीय, और धातु क्या होता है, अम्लीय। ये तो तीसरा चैप्टर में पढ़े हैं, आपने तो बात करेगा। तो अपना चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है बाबू। एनीवन शॉर्ट में वीडियो कंप्लीटेड। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना वीडियो यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। और अगर समझ नहीं आए तो उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से वीडियो देखिएगा, एक पार्ट चर्चा करिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में करिएगा नहीं समझ में तो मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ या फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। आप दोबारा से पढ़िएगा, इसको देखिएगा, ठीक है।